हम दो भाई बहन थे। मैंने 12वीं पास कर ली और आगे पढ़ना चाहती थी, लेकिन मेरे परिवार वाले नहीं चाहते थे कि मैं आगे पढूं। फिर भी मैंने पापा से जिद की, तो उन्होंने अपनी इज्जत का वास्ता देकर और मुझे समझाकर मुझे कॉलेज जाने की परमिशन दे दी। मैं अपना पूरा ध्यान पढ़ाई में लगाने लगी, लेकिन फिर भी न चाहते हुए भी मुझे एक लड़के से प्यार हो गया। दिन ऐसे ही गुजर रहे थे। फिर एक दिन ऐसा हुआ कि मेरे सर पर तो आसमान ही टूट पड़ा जब उस लड़के ने शराब के नशे में मेरे साथ। अंजलि भले ही एक छोटे से शहर से थी, पर उसके ख्वाब बहुत बड़े थे। वह इंजीनियरिंग करना चाहती थी। किसी भी बड़े शहर की लड़की के लिए ये एक आम बात हो सकती है, किंतु अंजलि जहाँ रहती थी, वहाँ के लोगों की मानसिकता बहुत ही संकीर्ण थी। वहाँ कोई भी लड़कियों को ज़्यादा पढ़ाने के पक्ष में नहीं था। 12वीं करने के बाद या तो लड़कियों को घर के काम सौंप दिए जाते थे, या फिर उनको कोई छोटा सा खाना पकाने का कोर्स या सिलाई कढ़ाई का कोर्स करा दिया जाता था। बहुत कम परिवार थे जो लड़कियों को कॉलेज भेजते थे, और इंजीनियरिंग या मेडिकल तो बहुत ही कम कर पाती थी। अंजलि अपने आप को बहुत खुशनसीब मानती थी कि उसके माता पिता ने कभी भी उसे पढ़ाई लिखाई करने से नहीं रोका। उसे भी उसके भाई अर्जुन की तरह हर सुविधा उपलब्ध कराई गई। हालांकि मोहल्ले के लोगों को अंजलि का इतना पढ़ना लिखना नागवार था, और वह अपनी सहमति जताते रहते थे, किंतु उसके माता पिता ने कभी किसी बात को ज्यादा अहमियत नहीं दी। वह हमेशा यही कहते थे कि उनके लिए अर्जुन और अंजलि में कोई फर्क नहीं है। अंजलि स्वभाव से बहुत चंचल थी, हमेशा हंसती मुस्कुराती रहती थी। कद काठी तो उसकी ज्यादा नहीं थी, पर देखने में बहुत सुंदर थी। दूध सा गोरा रंग, बड़ी बड़ी आंखें, तीखे नैन नक्श, लंबी सुराहीदार गर्दन, सूरजमुखी के समान खिला चेहरा, काले घने बाल जिसे वह ज्यादातर खुले रखती थी, और छरहरी काया। मोहल्ले की सभी लड़कियों की लीडर थी। किसी को कोई भी काम होता था तो वह अंजलि को ही कहती थी। आज अंजलि का इंजीनियरिंग कॉलेज में प्रवेश परीक्षा का परिणाम घोषित होने वाला था। उसकी सभी सहेलियां उसका बेसब्री से इंतजार कर रही थीं। अंजलि को आते देख सब उसकी तरफ भागी। कैसा रहा परिणाम? हमें पता है तू पास हो गई होगी, सबने एक स्वर में बोला। अंजलि पहले तो कुछ नहीं बोली, फिर हंसते हुए कहा, मैं पास हो गई। ये सुनते ही सबने अंजलि को गले से लगा लिया। फिर अंजलि सबको पास के स्टॉल पर ले गई और सबने जमकर समोसा पार्टी करी। अंजलि के पास होने की खुशी में उसकी माँ ने मोहल्ले में सबके यहाँ मिठाई बांटी। सबने ऊपर से बधाई दी, किंतु पीठ पीछे कुछ लोगों ने काफी निंदा करी। अरे लड़कियों को कोई इतना पढ़ाना लिखाना चाहिए क्या? रत्ना की माँ बोली। और क्या, ज्यादा था तो कॉलेज भेजकर 3 साल की कोई डिग्री करा देते, लक्ष्य की माँ ने कहा। विनय की माँ ने तो हद ही पार कर दी जब उन्होंने अपनी संकीर्ण सोच सबके सामने रखी। इतने बड़े कॉलेज में लड़कों की साथ पड़ेगी तो बिगड़ जाएगी। भगवान ना करे कुछ ऊंच नीच हो गई तो कहाँ मुँह छिपाएंगी। सबने उसकी बात पर सहमति जताई। ये सब अंजलि को अपनी सहेली सुमन के जरिए पता चला तो वह बहुत दुखी हुई। तब उसके माता पिता ने उसे समझाया कि उसे लोगों की बातों पर ध्यान नहीं देना चाहिए, उसे केवल अपनी पढ़ाई पर ध्यान देना चाहिए। अंजलि ने ठान लिया कि अब से वह लोगों की बातों को दिल पर नहीं लेगी और अपना सारा ध्यान एक सफल इंजीनियर बनने में लगाएगी। उसका कॉलेज घर से 1 घंटे की दूरी पर था, इसलिए उसके माता पिता ने उसे स्कूटी लेकर दी, जिससे वह आसानी से बिना बसों में धक्के खाते कॉलेज पहुंच सके। इस पर भी मोहल्ले के लोगों को ऐतराज था, पर अंजलि ने मन बना लिया था कि वह सिर्फ अपनी पढ़ाई पर ध्यान केंद्रित करेगी, और कोई क्या बोलता है इससे अपने आप को दूर रखेगी। 2 महीने गुजर चुके थे। अंजलि पूरे मन से अपनी पढ़ाई में लगी हुई थी। कक्षा में सभी विषयों के अध्यापक अंजलि को बहुत पसंद करते थे, क्योंकि वह बहुत मेहनती और आज्ञाकारी थी। अंजलि भी नए माहौल में ढल चुकी थी। बस उसे एक बात बहुत खटकती थी कि 60 छात्रों की कक्षा में केवल 5 ही लड़कियां थीं। अंजलि के कॉलेज के साथ ही मेडिकल कॉलेज था, और उसके साथ एक बहुत बड़ा मैनेजमेंट स्टडीज का कॉलेज था। वह पूरा कैंपस कॉलेज जोन के नाम से जाना जाता था। अंजलि अपनी कक्षा की सहेलियों के साथ खाली समय में कैंप्स में घूमने भी चली जाती थी। उस दिन अंजलि बहुत जल्दी में थी। पहला लेक्चर उसके देर से निकलने की वजह से आज छूट जाएगा। जल्दी पहुंचने के चक्कर में उसने उल्टी दिशा में स्कूटी मोड़ ली और तेज रफ्तार से आगे बढ़ने लगी। तभी अचानक सामने से एक बाइक आ गई और अंजलि की स्कूटी उस बाइक से टकरा गई और पलट गई।
अंजलि सड़क पर गिर पड़ी। उसकी आंखों से आंसू बहने लगे। आपको चोट तो नहीं लगी? अभिनव ने उसकी तरफ आते हुए कहा। तुमने तो कोई कसर नहीं छोड़ी थी मुझे ऊपर पहुंचाने में। पापा ने बाइक क्या दे दी? तुम तो अपने को जॉन अब्राहम समझने लगे। देखकर नहीं चला सकते थे? अंजलि अपने घावों को देखते हुए बोलती ही चली जा रही थी। अरे वाह, उल्टा चोर कोतवाल को डांटे। नो एंट्री में स्कूटी लेकर तुम आ रही थी और तुम मुझ पर ही इल्जाम लगा रही हो। अभिनव बिगड़ते हुए बोला। अंजलि को जल्द ही अपनी गलती का एहसास हो गया। वह चुपचाप अपने हाथों पर लगी चोट को देखने लगी। तभी अभिनव ने अपनी बाइक से एक डब्बा निकाला और उसके पास आकर बोला, दिखाओ, मैं दवाई लगा देता हूँ। अंजलि ने गुस्से से उत्तर दिया, रहने दो, मैं मेडिकल रूम में जाकर पट्टी करवा लूंगी। बिल्कुल सही कहा, और जब वह गिरने का कारण पूछेंगे तो कृपया सच बताना। अभिनव ने पलटकर जवाब देते हुए कहा, अच्छा लाओ, मैं खुद लगा लूंगी। अंजलि चिढ़कर बोली, मेरे ख्याल से ये काम मैं बेहतर कर सकता हूँ, मेडिकल स्टूडेंट हूँ। अभिनव ने उससे दवाई का डब्बा छीनते हुए कहा। अभिनव ने डब्बे में से दवाई निकालकर अंजलि की चोट पर लगानी शुरू कर दी। अंजलि दर्द से कराह रही थी। किसने कहा था नो एंट्री में घुसने के लिए? अब ले लो मजे। अभिनव ने हंसते हुए कहा। अंजलि चुपचाप दवाई लगवाती रही। उसने एक नजर उठाकर अभिनव पर डाली। ऊंचा लंबा कद, गठीला बदन, माथे पर गिरते बाल, आंखें छोटी थीं पर उनमें बहुत गहराई थी। नैन नक्श इतने तीखे नहीं थे पर चेहरे पर चमक बहुत थी। ये लो, कर दी तुम्हारी पट्टी, अब दर्द तो नहीं है? अभिनव ने मुस्कुराते हुए पूछा। थैंक्स, अंजलि ने धीमे स्वर में कहा। वैसे ऐसे कौन सा खजाना लुट रहा था जो तुम नो एंट्री में भागी चली आ रही थी? अभिनव ने उसकी स्कूटी को उठाकर साफ करते हुए कहा। आज विनय सर का बहुत खास लेक्चर था, देर ना हो जाए इसलिए जल्दी पहुंचने के चक्कर में यहाँ घुस गई। अंजलि बोली और दोनों खिलखिलाकर हंस पड़े। इंजीनियरिंग कॉलेज में हो? अभिनव बोला, हाँ फर्स्ट ईयर। और तुम? मेडिकल सेकेंड ईयर। एक बार फिर से शुक्रिया। और नाम तो शायद पूछा ही नहीं हमने एक दूसरे का। अंजलि ने कहा, मेरा नाम अभिनव चौहान है। और तुम्हारा? अंजलि गुप्ता। दोनों ने एक दूसरे से हाथ मिलाए। मैं चलती हूँ, वैसे ही बहुत देर हो गई है। अंजलि ने घड़ी देखते हुए कहा। दोनों अपने अपने गंतव्य की ओर बढ़ गए। पर ये उनकी आखिरी मुलाकात नहीं थी। कुछ दिन बाद दोनों फिर रेड लाइट पर मिले। अभिनव ने अंजलि को देखते ही हाथ हिलाया और पूछा, तुम यहीं कहीं रहती हो क्या? हाँ, मंडी के पास भी एक ब्लॉक में। अंजलि बोली। अरे मैं भी 2 ब्लॉक में। अभिनव ने आश्चर्य से कहा। फिर दोनों अपनी बाइक और स्कूटी पर साथ कैंप्स रोड तक पहुंचे। हम दोनों एक दूसरे के इतने पास रहते हैं पर कभी देखा नहीं। अंजलि ने हैरान होकर कहा, कल से एक साथ चलें? अभिनव ने हंसते हुए कहा, ना बाबा, हाथ जुड़वा लो, किसी ने देख लिया तो बातें बनाएंगे। तुम तो जानते ही हो हमारे यहाँ के लोगों की मानसिकता कितनी संकीर्ण है, बात का बतंगड़ बन जाएगा। अंजलि ने हाथ जोड़ते हुए कहा। अभिनव बहुत तेज हंसा और बोला, मजाक कर रहा था मैं, चलो मैं चलती हूँ। कहकर अंजलि चली गई। उस दिन के बाद दोनों रोज रेड लाइट पर मिलते, एक दूसरे को देख मुस्कुराते और कैंप्स तक साथ जाते। एक दिन कैंप्स गेट पर पहुंचकर अभिनव ने अंजलि को बोला, आज थोड़ी देर के लिए फूड जंक्शन पर मिलोगी? बहुत जरूरी काम है। क्या काम है, अभी बता दो। अंजलि ने उत्सुकता से पूछा। जानता हूँ कि हमारे यहाँ क्या माहौल है। मेरे माता पिता भी इसी मानसिकता के शिकार हैं। अभी बहुत जरूरी लेक्चर है, दोपहर लंच टाइम में मिलते हैं। अभिनव ने कहा। दोपहर को अंजलि अपनी सहेली के साथ फूड जंक्शन पर पहुंची। अभिनव वहां अपने दोस्त के साथ पहले से ही इंतजार कर रहा था। हाँ बोलो जल्दी, वापस भी जाना है। अंजलि ने कुर्सी पर बैठते हुए कहा। घोड़े पर सवार रहती हो हमेशा, सांस लेती हो या उसको भी बोलती हो कि जल्दी आ वरना मैं जा रही हूँ? अभिनव ने हंसते हुए कहा। अंजलि ने गुस्से से अभिनव को देखा, फिर बोली, ये मेरी सहेली दिव्या है, ये अमित है। अभिनव ने अपने दोस्त की तरफ देखते हुए कहा। उन्होंने कुछ खाने के लिए ऑर्डर दिया। फिर अभिनव बोला, अंजलि मुझे तुम्हारी मदद चाहिए। मेरे चाचा की बेटी मीनाक्षी 12वीं में है। कुछ समय बाद फाइनल पेपर हैं। उसने साइंस लिया है पर गणित और फिजिक्स में थोड़ी कमजोर है। अंजलि तुम कुछ समय उसको दे सकती हो क्या? अगर वो अच्छे अंकों से उत्तीर्ण हो जाती है तो ही चाचा चाची उसको आगे पढ़ने देंगे, वरना उसकी शादी कर देंगे। अंजलि कुछ देर चुपचाप कुछ सोचती रही। फिर एकाएक जैसे एक बिजली सी कौंधी उसके जहन में और वह बोली,
ठीक है अभिनव, पर मेरे पास रात 8 बजे से 9 बजे का ही समय खाली होता है। क्या वह उस समय आ सकती है? अभिनव पहले तो कुछ सोचने लगा, फिर बोला ठीक है, चाचा चाची को मैं मना लूंगा। उसको तुम्हारे घर लाने और ले जाने की जिम्मेदारी मेरी। इस बात पर तो उनको कोई ऐतराज नहीं होगा। थैंक्स अंजलि। अभिनव, मुझे अच्छा लगा ये जानकर कि तुम्हारी सोच हमारे मोहल्ले के लोगों की तरह नहीं है। तुम अपनी बहन मीनाक्षी को आगे पढ़ने के लिए प्रोत्साहित कर रहे हो। तुम्हारा ये एक कदम उसकी आने वाली पूरी जिंदगी बदल देगा। उसे आत्मनिर्भर बनने में मदद मिलेगी। इसलिए थैंक्स तो मुझे कहना चाहिए। अंजलि ने गंभीर स्वर में कहा। आज रात ठीक 8 बजे मैं मीनाक्षी को लेकर तुम्हारे घर पहुंच जाऊंगा। अभिनव ने मुस्कुराते हुए कहा। ठीक है, मैं तुम्हारा इंतजार करूंगी। अंजलि मुस्कुराते हुए बोली। अभिनव ठीक 8 बजे मीनाक्षी को अंजलि के घर ले आया। अंजलि ने दोनों को अपने माता पिता से मिलवाया। माँ, ये अभिनव है, मेडिकल कॉलेज में पढ़ता है। तू कैसे जानती है अभिनव को? माँ ने हैरानी से पूछा। अभिनव तो मानो पुतला बनकर खड़ा हो गया। उसकी तो जैसे जुबान पर ताला ही लग गया। वह सोचने लगा, हे भगवान, अब इसका क्या जवाब दें। ये आंटी लोगों को कितना पूछने की लगी रहती है। अब क्या करें? अभिनव ये सब सोच ही रहा था कि अंजलि ने तपाक से जवाब दिया। माँ, मेरी कक्षा में एक लड़का है। अभिनव उसका दोस्त है। उसने मेरे बारे में इसे बताया। तो जब उसने मुझसे मीनाक्षी को पढ़ाने के लिए कहा तो मैंने सोचा कि पढ़ा देती हूँ। अभिनव ने चैन की सांस ली और अंजलि के हाँ में हाँ मिलाई। रोज अभिनव मीनाक्षी को अंजलि के घर छोड़ता और लेने आता। आते जाते वह अंजलि की खिड़की की तरफ जरूर देखता। अगर अंजलि दिख जाती तो हाथ हिलाकर हंस देता। एक दिन अंजलि ने गुस्से से उसे बैक कैंप्स गेट पर रुकने को कहा। तुम्हें क्या लगता है तुम क्या कर रहे हो? मेरा कॉलेज जाना बंद करवाओगे क्या? अंजलि ने गुस्से से तमतमाते हुए पूछा। अरे क्या चल रहा है? क्या किया है मैंने? इतना गुस्सा क्यों हो रही हो? अभिनव ने झुंझलाकर पूछा। तुम रोज मेरी खिड़की की तरफ देखते हुए क्यों जाते हो? अंजलि बोली। तो इसमें क्या परेशानी है? अब तुमको हेलो भी नहीं कर सकता क्या? अभिनव ने अंजलि के पास आते हुए पूछा। अभिनव, तुम शायद भूल गए हो कि हमारा मोहल्ला किस तरह की मानसिकता का शिकार है। किसी दिन किसी आंटी ने तुम्हें इस तरह से हेलो करते देख लिया तो बेवजह राई का पहाड़ बन जाएगा। अरे यार, ये आंटी लोगों की तकलीफ क्या है? कौन, क्या, कब, कैसे, क्यों, बस यही जानना चाहती हैं। ये सब अपने काम से काम क्यों नहीं रखती? अभिनव झल्लाकर बोला। इन सब का यही काम है, मोहल्ले की लड़कियों पर नजर रखना। पर मैं इनको कोई मौका नहीं देना चाहती। मैंने बहुत मेहनत की है यहाँ तक पहुँचने में। मैं नहीं चाहती कि किसी को भी कोई मौका मिले मेरे माँ पापा को गलत साबित करने का। अंजलि ने गंभीर आवाज में कहा। मैं समझता हूँ अंजलि, फिक्र मत करो, मेरी तरफ से तुमको कभी शिकायत का मौका नहीं मिलेगा। अभिनव ने अंजलि के कंधे पर हाथ रखते हुए कहा। फिर दोनों अपने कॉलेज गेट की तरफ चले गए। आज परिणाम घोषित होने वाले थे। अंजलि और अभिनव दोनों ही बहुत बेचैन थे। अंजलि बहुत ही अच्छे अंकों से उत्तीर्ण हुई थी, केवल 2 अंकों से अव्वल आते आते रह गई। अभिनव ने भी बहुत अच्छे अंक प्राप्त किए थे। दोनों बहुत खुश थे, पर अपने अंकों से ज्यादा खुशी उन्हें मीनाक्षी के लिए थी। मीनाक्षी अपने विद्यालय में अव्वल आई थी। दीदी, मैं अव्वल आई। थैंक्स, आपके सहयोग के बिना ये संभव नहीं था। मीनाक्षी फोन पर उछलते हुए बोली। ये तुम्हारी मेहनत का परिणाम है मीनाक्षी। अब और मेहनत से अंजलि अपनी मंजिल की तरफ सफलतापूर्वक बढ़ती जा रही थी। कॉलेज में सभी अध्यापक उसकी तेज बुद्धि, एकाग्रता, विलक्षण प्रतिभा, वाक शक्ति से प्रभावित थे। अंजलि इंजीनियरिंग के 3य वर्ष में आ गई थी। भविष्य बहुत उज्जवल दिखने लगा था और इसी सुंदर भविष्य के सपने संजोए वह इस बार और मेहनत कर रही थी, क्योंकि इस बार वह अव्वल आना चाहती थी। आज वैलेंटाइन डे था। अंजलि अकेली बस स्टैंड पर बैठी थी, बार बार समय देख रही थी। तभी अभिनव वहां आ गया और चौंक कर बोला। तुम यहाँ क्या कर रही हो? ओ, किसी का इंतजार है आज? डेट है किसी के साथ आज? मुंह तोड़ दूंगी तुम्हारा मैं। मुझे क्या जरूरत है डेट पर जाने की? दिव्या का इंतजार कर रही हूँ। अंजलि ने अभिनव को अपने बैग से मारते हुए कहा। आ आ यार, मार क्यों रही हो? चोट लग जाएगी मुझे। कहाँ गई है दिव्या? अभिनव ने अपनी बाजुओं को सहलाते हुए कहा। डेट पर गई है मोहतरमा, और जब तक वह वापस नहीं आ जाती मैं घर नहीं जा सकती। मेरा नाम लेकर गई है। उसकी माँ ने मोहल्ले में मुझे देख लिया तो उसकी हड्डियां तोड़ देंगी। अंजलि पैर पटकते हुए बोली। ये सुनकर अभिनव जोर जोर से हंसने लगा।
पहले तो अंजलि खामोश खड़ी उसे देखती रही, फिर उसकी अपने बैग से धुलाई कर दी। अरे बस करो अंजलि, आज दिव्या का तो पता नहीं, पर मेरे पिटने का दिन जरूर है। मैं भी यहाँ अमित की वजह से रुका हुआ हूँ। वो भाई साहब भी डेट पर गए हैं, पहले फिल्म फिर लब, और मैं यहाँ पागलों की तरह तुमसे पिट रहा हूँ। अभिनव ने गुस्से से कहा। अंजलि थोड़ी शांत हुई, फिर उसे ये सोचकर हंसी आई कि वो और अभिनव दोनों ही दोस्तों की खातिर यहाँ बैठे हैं। लगता है सदमा लगा है तुमको। अभी पीट रही थी, अब हंस रही हो। अभिनव ने अपने हाथों को दबाते हुए कहा। भूख लगी है, यहाँ बस स्टैंड पर लंच कैसे खोलूंगी। अंजलि ने पेट पकड़ते हुए कहा। चलो उठो, मेरे कॉलेज में चलते हैं, आराम से बैठकर लंच करना। अभिनव उठते हुए बोला। पर कोई देखेगा तो सोचेगा कि हम भी डेट कर रहे हैं। अंजलि ने परेशान होकर कहा। मैं एक ऐसी जगह जानता हूँ जहाँ आज कोई नहीं आएगा, चलो अब उठो भी। अभिनव व्यंग से देखते हुए बोला। अभिनव अंजलि को कॉलेज के मेडिकल रूम में ले आया। अंजलि ने हैरान होकर पूछा। अभिनव, ये मेडिकल रूम है, यहाँ खाएंगे हम खाना? बिल्कुल सही, यहाँ ही खाएंगे। देखो कैंटीन में आज बहुत भीड़ होगी, गार्डन में तुमको बैठना नहीं, तो सबसे महफूज जगह यही है, क्योंकि आज किसी को कोई बीमारी नहीं होगी सिवाय दिल की बीमारी के। अभिनव ने हंसते हुए दिल पर हाथ रखकर कहा। दोनों ने एक साथ खाना खाया। बातों ही बातों में अंजलि को पता चला कि अभिनव का नाम दिल्ली के सबसे बड़े मेडिकल कॉलेज में आ गया है, पर वो वहां गया नहीं। ऐसा कैसे किया तुमने अभिनव? ये तो मन की मुराद पूरी हो ऐसा अवसर था, क्यों गवा दिया? अभिनव ने उसे बताया कि उसके माता पिता का वह इकलौता बेटा है। माँ को दमे की तकलीफ है और पिता को शुगर की बीमारी है। वह दोनों नहीं चाहते थे कि अभिनव उनसे दूर जाए, और अभिनव को भी उनकी बहुत चिंता थी, इसलिए उसने यहीं रहकर मेडिकल करने का तय किया। अभिनव, मानना पड़ेगा तुमको, बहुत कम ऐसे लड़के होते हैं जो अपने से पहले अपने माता पिता के बारे में सोचते हैं। तुम बहुत अच्छे बेटे हो, हमेशा ऐसे ही रहना। अंजलि ने अभिनव की तारीफ करते हुए कहा। दोनों ने एक दूसरे से बहुत बातें करी, एक दूसरे की पसंद के बारे में, भविष्य के बारे में, दोस्तों के बारे में। इतने सालों में ये पहली बार था जब दोनों ने एक दूसरे को करीब से जाना। अभिनव ने तो जैसे अपनी जिंदगी का हर पन्ना खोलकर रख दिया था। अंजलि ने भी शायद ही कभी किसी से अपने मन की गहराइयों में छिपी ख्वाहिशों को इस कदर जाहिर किया था जैसे आज अभिनव के सामने किया। तभी दिव्या का फोन आ गया। वह बस स्टैंड पर इंतजार कर रही थी। जब दोनों वहां पहुंचे तो हैरान रह गए। दिव्या और अमित एक साथ खड़े थे। अभिनव ने आश्चर्य से पूछा। तुम दोनों एक साथ कैसे? क्या चल रहा है भाई? हम दोनों तुमसे और नहीं छिपाना चाहते थे, हम दोनों एक दूसरे को डेट कर रहे हैं, अमित ने कहा। कुछ पल के लिए वहां सन्नाटा छा गया। अंजलि, अभिनव स्तब्ध खड़े थे। ये कब हुआ, कैसे हुआ, उन्हें कुछ पता नहीं था। अमित ने उन्हें सब बताया। अंजलि दिव्या की तरफ मुड़ी और बोली। बहन, खुश हूँ तेरे लिए। देख, अमित के परिवार को मैं नहीं जानती, पर तेरे परिवार को जानती हूँ। उन्हें पता चला तो तू सोच ले क्या हाल होगा तेरा। हो सकता है कि तेरी पढ़ाई बीच में ही छुड़ा दी जाए। बिल्कुल सही कहा अंजलि ने। देख भाई, माना कि प्यार पर जोर नहीं होता, पर समझदारी से काम लो। तेरा परिवार भी तुझे बख्शेगा नहीं अमित, इसलिए पहले अपनी पढ़ाई पूरी कर लो, कुछ बन जाओ, फिर बात करना अपने परिवारों से। अभिनव ने उन्हें सलाह देते हुए कहा। पर भाई, हम पसंद करते हैं एक दूसरे को, उसका क्या? अमित बोला। हाँ तो करो पसंद, किसने मना किया है? पर ऐसे मत घूमो एक साथ, कॉलेज में ही मिल लो। बाहर किसी ने देख लिया तो घर वाले प्यार का सारा भूत उतार देंगे, और तुम दोनों के साथ साथ हम दोनों भी फंसेंगे, क्योंकि नाम तो हमारा लेकर जाते हो तुम दोनों। अंजलि तपाक से बोली। अमित ने भी उसकी बात को सही कहा। अमित और दिव्या ने उसकी बात को समझा। उन्होंने वादा किया कि वह ऐसा कोई कदम नहीं उठाएंगे जिससे वह दोनों भी परेशानी में पड़ जाएं। रात भर अंजलि करवट बदलती रही, सोचती रही कि आज उसे एक अलग ही अभिनव देखने को मिला। कितनी बातें करी उसने आज, ऐसा लगा मानो अपनी पूरी जिंदगी उसके सामने खोलकर रख दी हो उसने। कितना सीधा सरल और सभ्य इंसान है ना। न जिंदगी से ज्यादा उम्मीदें रखता है और न ही लोगों से। अपने माता पिता का कितना ख्याल रखता है। काश वह भी अभिनव की तरह बिंदास होकर जीवन को जीने का आनंद ले पाए। उधर अभिनव भी अंजलि के बारे में सोचता रहा कि कितने सपने हैं इस लड़की के, काश इसके सारे सपने पूरे हो जाएं। उसे अंजलि का जिंदगी के प्रति गंभीर नजरिया, जीवन में कुछ कर गुजरने की ललक, अपने माता पिता का सर
गर्व से ऊंचा करने का सपना बेहद पसंद आया। सबसे बेहतरीन था मोहल्ले की आंटियों के मुंह पर एक सफल इंजीनियर बनकर ताला लगाने का सपना। वह मन ही मन हंस पड़ा। कल मेडिकल कॉलेज में म्यूजिक शो था जिसमें बतौर गेस्ट गायक अरिजीत सिंह आने वाला था। अंजलि की सभी सहेलियां उसके पीछे पड़ गईं कि किसी भी तरह से गेट पास का बंदोबस्त कर दे। अरिजीत सिंह तो अंजलि का भी पसंदीदा गायक था। ये मौका तो वह भी खोना नहीं चाहती थी। उसने अभिनव से आग्रह किया कि किसी तरह वह 5 गेट पास का बंदोबस्त कर दे। अभिनव ने उसे आश्वासन दिया कि वह बंदोबस्त कर देगा। अगले दिन अंजलि अपनी सहेलियों के साथ मेडिकल कॉलेज पहुंच गई। अभिनव बाहर ही उनका इंतजार कर रहा था। अंदर बहुत भीड़ थी, पैर रखने तक की भी जगह नहीं थी। तभी अभिनव बोला, मुझे पता था कि ऐसा ही कुछ होगा, इसलिए मेरे दोस्तों ने कुछ अलग इंतजाम कर रखा है। आओ मेरे साथ। अंजलि और उसकी सहेलियां अभिनव के पीछे चल पड़ी। वह उन्हें दूसरी मंजिल की गैलरी में ले गया। वहां उसकी कक्षा के सहपाठी उसका इंतजार कर रहे थे। 4-5 लड़के और 3 लड़कियां थीं। अभिनव ने सामने की ओर इशारा करते हुए कहा, देखो यहाँ से स्टेज एकदम साफ दिखाई दे रहा है। सभी ने मुड़कर देखा। ओपन ऑडिटोरियम होने के कारण उस जगह से सब साफ दिखाई और सुनाई दे रहा था। सबने अभिनव की तारीफ की। अभिनव ने उन्हें अपने सभी दोस्तों से मिलवाया। कार्यक्रम शुरू हो गया। अरिजीत सिंह के आते ही सारा ऑडिटोरियम तालियों से गड़गड़ाहट से गूंज उठा। अरिजीत सिंह ने एक से एक बेहतरीन गाने गाए। सब उसके गानों पर झूम रहे थे और नाच रहे थे। अमित और दिव्या तो रुक ही नहीं रहे थे, हाथों में हाथ डालकर नाचे ही जा रहे थे। अंजलि की बाकी सहेलियां भी अभिनव के दोस्तों के साथ डांस कर रही थीं। तभी अभिनव की एक दोस्त उसके पास आई और बोली, अभिनव और डांस तो करो। अभिनव थोड़ा हिचकिचाते हुए बोला, पायल मुझे डांस नहीं आता, तुम लोग करो ना डांस, मैं यहीं ठीक हूँ। ऐसे नहीं चलेगा, सबको नाचना पड़ेगा। मेरे पास एक तरकीब है, पायल बोली। उसने अपने बैग से कागज निकाले और सबके नाम की पर्ची बना दी और बोली, चलो अब सब बारी बारी से एक पर्ची उठाएंगे और उस पर जिसका नाम आएगा उसके साथ नाचना पड़ेगा और कोई ना नहीं बोलेगा, वरना सबका मूड खराब हो जाएगा। सब लोगों ने पर्ची उठानी शुरू कर दी। सबसे पहले अंजलि की सहेली माधवी, अभिनव की सहेली सोनम का नाम आया। अरिजीत सिंह के अगले गाने जालिमा पर उन दोनों ने बेहतरीन डांस किया। अरिजीत सिंह ने एक से एक खूबसूरत गाने गाए और सभी ने अपनी बारी आने पर हर गाने पर बढ़िया डांस किया। पर्ची का टोकरा अंजलि की तरफ बढ़ाया गया। अंजलि ने जैसे ही पर्ची निकाली, दिव्या ने छीन ली और खोलकर नाम पुकारा, अभिनव। अंजलि ने उससे पर्ची छीनकर फिर से देखा। सच कह रही थी। उसने अभिनव की तरफ देखा। वह उठा और बोला, अरे यार छोड़ो अब, वैसे भी मुझे डांस नहीं आता। ओ भाई ये गलत है यार, मूड मत खराब कर, अमित ने बोला। अभिनव ने उसे ऐसे देखा जैसे अभी खा ही जाएगा। वह अंजलि के पास गया और इशारे से उसे डांस करने के लिए आग्रह किया। अंजलि ने उसके आग्रह को स्वीकार किया। सब अरिजीत सिंह के अगले गाने का इंतजार करने लगे। अरिजीत सिंह का अगला गाना था शायद। ये अंजलि और अभिनव का मनपसंद गाना था। अभिनव ने डांस के लिए हाथ आगे बढ़ाया। अंजलि ने अपना हाथ उसके हाथों में दे दिया। पहले पहले दोनों थोड़ा हिचकिचा रहे थे, पर जैसे जैसे गाना बढ़ा उन दोनों के पैर अपने आप थिरकने लगे और दोनों एक दूसरे में ऐसे खोए कि उन्हें पता ही नहीं चला कि कब वह इतने करीब होकर डांस करने लगे। गाना खत्म होते ही सभी दोस्तों ने जोरदार तालियां बजाईं। सब उनके डांस की तारीफ करते नहीं थक रहे थे। क्या बात है अभिनव, तुम तो कमाल हो। काश तुम्हारे साथ इतने करीब डांस करने का मौका मुझे मिला होता, पायल ने अभिनव के करीब आते हुए कहा। ये देख सब हंस पड़े। करीब 2 घंटे बाद अरिजीत सिंह का प्रोग्राम खत्म हुआ। फिर सबने फूड जंक्शन से खाना मंगवाया और जमकर पार्टी करी। रात भर अंजलि और अभिनव करवट बदलते रहे। आज एक अजीब सा संबंध दिखा दोनों में। अभिनव की आंखों के आगे बार बार अंजलि का चेहरा आ रहा था। कितने करीब थी आज वो उसके। वापस आते समय वह अंजलि से बात करना चाहता था, पर हिम्मत ही नहीं हुई। एक अजीब सी उलझन थी आज दोनों के बीच। अंजलि भी सारी रात बेचैन थी। अभिनव की इतनी नज़दीकी ने उसके दिल को बेचैन कर दिया था। उसे अभिनव पसंद था क्योंकि वह एक अच्छा इंसान है और अच्छा दोस्त भी। पर क्या कुछ और भी है दोनों के बीच
नहीं कुछ नहीं, अंजलि ने अपने आप से कहा। इंजीनियरिंग का आखिरी साल है और वह अपना ध्यान भटकने नहीं देना चाहती थी। अभिनव ने भी आज एक फैसला किया। वह इस दोस्ती को ज़्यादा बढ़ावा नहीं देगा, क्योंकि ये रिश्ता कभी अपने अंजाम तक नहीं पहुंच सकता। वह अंजलि को बहुत पसंद करता था, पर इससे आगे वह इस रिश्ते को नहीं बढ़ाना चाहता था। कुछ दिनों से अभिनव अंजलि को अनदेखा कर रहा था। सुबह वह कॉलेज के लिए थोड़ा देर से निकलता था, ताकि अंजलि से रेड लाइट पर मुलाकात ना हो। उसने अपनी बाइक खड़ी करने की जगह भी बदल दी, जिससे शाम को घर जाते समय भी अंजलि से मुलाकात ना हो। अंजलि ये सब महसूस कर रही थी। उसे समझ नहीं आ रहा था कि अभिनव उससे दूरी क्यों बना रहा था, पर उसने तय किया कि वह जाकर या फोन करके नहीं पूछेगी। इस खूबसूरत दोस्ती का अंत ऐसे ही होना है तो ऐसे ही सही। एक महीना बीत गया। अंजलि और अभिनव कहने को दूर थे, पर मन उनका एक दूसरे में ही अटका था। अभिनव दूर से ही अंजलि को रेड लाइट पर रोज सुबह देखता था। दिल करता था कि जाकर बात करे, पर हर बार रुक जाता। अंजलि भी कितनी बार अमित से अभिनव के बारे में पूछने की कोशिश करती, पर चुप हो जाती। अंजलि और अभिनव दोनों को लग रहा था कि वो जिस तकलीफ से गुजर रहे हैं वह किसी को पता नहीं चलेगा, पर अमित और दिव्या को सब समझ में आ रहा था। एक दिन दिव्या अंजलि को जबरदस्ती फूड जंक्शन पर लेकर गई। वहां अमित अभिनव के साथ पहले से ही मौजूद था। ये क्या चल रहा है तुम दोनों के बीच में? तुमको क्या लगता है हम अंधे हैं, हमें कुछ दिखाई नहीं दे रहा? अमित ने दोनों को आमने सामने बैठाकर पूछा। कुछ भी तो नहीं चल रहा, तू क्या बोल रहा है भाई? अभिनव ने लापरवाही से जवाब दिया। अच्छा, तो रोज तू अंजलि के साथ कैंप्स गेट तक क्यों नहीं आता? क्यों तूने अपनी बाइक खड़ी करने की जगह बदल दी? अमित ने प्रश्न भरी निगाहों से देखते हुए पूछा। अरे वो तो मेरे लेक्चर देर से हो रहे हैं, तो जल्दी निकलकर क्या करूँगा? और बाइक दूसरी जगह इसलिए खड़ी की क्योंकि वहाँ ज़्यादा सुरक्षित रहेगी। अभिनव ने सफाई देने की कोशिश करी। और अंजलि, तूने कितनी बार अमित से अभिनव के बारे में पूछने की कोशिश करी, पर पूछती क्यों नहीं? आजकल चुप रहती है, हंसी तो जैसे गायब ही हो गई है। क्यों तुम दोनों अपने आप को सजा दे रहे हो? दिव्या बोली। अंजलि की आंखों से अश्रु धारा बह निकली। वह चाह कर भी रोक नहीं पाई। अंजलि को रोता देख अभिनव से रहा नहीं गया। वह उठकर उसके पास गया और उसे चुप कराने लगा। तुम दोनों अपने बीच आई इन परेशानियों को हल करो, अमित बोला और दिव्या को वहां से लेकर चला गया। अंजलि प्लीज चुप हो जाओ, मैं समझाता हूँ सारी बात तुमको। अंजलि, मुझे नहीं पता था कि मेरे इस व्यवहार से तुम पर ऐसा असर होगा। मेरा इरादा तुम्हारा दिल दुखाने का बिल्कुल नहीं था। अभिनव अंजलि को चुप कराते हुए बोला। दिल तो बहुत दुखाया है तुमने अभिनव। अगर कोई परेशानी थी तो मुझसे बैठकर बात करते, हम दोनों मिलकर उसका कोई हल निकालते। इस तरह दूरियां बढ़ा लेना कहाँ की समझदारी हुई? मैं उस दिन से यही सोच रही हूँ कि मुझसे ऐसी क्या गलती हुई कि तुम इस तरह बर्ताव कर रहे हो। मुझे तो सजा दे ही रहे हो, पर खुद भी इसमें जल रहे हो। तुमसे ऐसी बेवकूफ़ी की उम्मीद नहीं थी। अंजलि ने आंसुओं से भरे नैनों से अभिनव को देखते हुए कहा। अभिनव कुछ देर तक अंजलि को देखता रहा। उसके दिल में एक तूफान सा उठ रहा था, पर वह अपनी भावनाओं को चाह कर भी अंजलि को व्यक्त नहीं कर सकता था। अंजलि, मैं जानता हूँ कि तुम्हारे ख्वाब तुम्हारी जिंदगी हैं। मैं उसमें खलल नहीं डालना चाहता था, इसलिए सोचा कि थोड़ी दूरियां रहेंगी तो सही रहेगा। क्या वाकई में तुमने दूरियां निभाई अभिनव? अंजलि उसकी आंखों में देखते हुए बोली। हाँ, क्यों नहीं निभाई? क्या पिछले दिनों में तुम्हारे रास्तों से दूर रहा, तुम्हारे सामने आया ही नहीं? अभिनव हिचकिचाते हुए बोला। और तुम्हें लगता है कि ऐसा करने से सब ठीक ठाक हो जाएगा? हर रोज रेड लाइट पर दूर से खड़े होकर मुझे देखते थे, मेरे स्कूटी पार करने तक वहीं खड़े रहते थे। क्या गजब की दूरियां निभाई तुमने? अंजलि ने व्यंग से उसे देखते हुए कहा। अंजलि, तुम्हें कैसे पता चला? अभिनव अचंभित सा उसे देखता रहा। अभिनव, जब दो लोगों की नजरें एक दूसरे को ही ढूंढ रही हों तो कुछ भी छिप नहीं सकता। अंजलि की आवाज में जुदाई का दर्द साफ झलक रहा था। अंजलि, मैं। अभिनव के चेहरे पर भी अंजलि से जुदा रहने का गम साफ दिखाई दे रहा था। अंजलि ने अभिनव को इशारा करते हुए चुप रहने को कहा और बोली। अब मैं बोलूंगी और तुम सुनोगे, पर बोलने से पहले इतना बता दूं कि इससे हमारी दोस्ती पर कोई असर नहीं पड़ना चाहिए। क्या बोल रही हो? कुछ समझ नहीं आ रहा? तुमको तो वैसे भी कुछ समझ नहीं आता। जो बोलना है वह तो बोल नहीं पा रहे, समझेंगे ये? अंजलि चिढ़कर बोली।
अब मेरी बात सुनो अभिनव, मैं जानती हूँ कि ये हमारा आखिरी साल है और हमें सिर्फ पढ़ाई पर ध्यान देना चाहिए। यकीन मानो, मैंने अपने आप को बहुत रोकने की कोशिश करी पर नाकाम रही। मुझे नहीं पता कि मेरे ये कहने के बाद तुम कैसे रिएक्ट करोगे, पर मेरे लिए ये कहना बहुत जरूरी है, क्योंकि जब तक नहीं कहूंगी मेरा मन कहीं और नहीं लगेगा। अंजलि बोलती जा रही थी। अभिनव, पिछले 4 साल से हम दोनों दोस्त हैं। सच बोलूं तो जितना यकीन मैं तुम पर करती हूँ उतना शायद ही अपनी किसी सहेली पर किया होगा। तुम्हारे साथ होती हूँ तो खुश रहती हूँ, आज़ाद महसूस करती हूँ। तुम एक बहुत अच्छे दोस्त हो और एक अच्छे रिश्ते की नींव अच्छी दोस्ती से शुरू होती है। तुम समझ रहे हो ना मैं क्या कहना चाहती हूँ? अंजलि ने प्रश्न भरी निगाहों से देखते हुए कहा। अभिनव सब समझ रहा था पर अनजान बनने की कोशिश कर रहा था। तुम कहना क्या चाहती हो अंजलि? कुछ समझ नहीं आ रहा। सारी समझ का ठेका तो मैंने ले रखा है। इतनी सी बात तुम्हें समझ नहीं आ रही कि मैं तुम्हें पसंद करने लगी हूँ शायद? अंजलि हिचकिचाते हुए बोली। शायद या पक्का? मतलब तुम खुद ही नहीं समझ पा रही? अभिनव ने नाटकीय ढंग से बोला। अभी कसम से दिल कर रहा है तुम्हें यहीं। अंजलि ज्वालामुखी की तरह फट पड़ी कि तभी अभिनव बोला कि मैं भी तुम्हें बहुत पसंद करता हूँ अंजलि। सच में तुम में बहुत हिम्मत है, तभी तुम ये बोल पाई। मैं शायद कभी बोल ही नहीं पाता। अभिनव ने अंजलि के करीब आते हुए कहा। कुछ देर तक दोनों के बीच खामोशी छाई रही। दोनों के होठों पर बस एक हल्की सी मुस्कान बिखर गई। सारी बेचैनी और चिंता खत्म हो गई। फिर अभिनव ने खामोशी तोड़ते हुए कहा। अंजलि, मेरे लिए तुम बहुत खास हो। तुम वो पहली शख्स हो जिसके सामने मैंने अपने मन की उन बातों का जिक्र किया जिसे मेरे अलावा कोई नहीं जानता। इसलिए मैं तुम्हें किसी धोखे में नहीं रखना चाहता। ये सुन अंजलि अचरज भरी निगाहों से उसे देखने लगी। उसे समझ नहीं आ रहा था कि अभिनव किस धोखे की बात कर रहा है। अंजलि, मेरे लिए किसी भी रिश्ते में बंधना मतलब पूरी तरह से उसमें प्रतिबद्धता रखना, लेकिन इस वक्त मैं तुमसे कोई वादा नहीं कर सकता। तुम जानती हो कि मेरे लिए मेरे माता पिता की कितनी अहमियत है, और तुम ये भी जानती हो कि हमारे इस रिश्ते को लेकर हम दोनों के घर वालों की क्या प्रतिक्रिया होने वाली है। मुझे इस बात का पूरा अंदेशा है अभिनव, तभी मैं इतने समय तक चुप रही। पर अंजलि, मैं अगर एक रिश्ते में हूँ तो पूरी तरह उसे निभाने में यकीन रखता हूँ, पर अभी मैं तुमसे कोई वायदा नहीं कर सकता। मैं अपने माता पिता को दुख पहुंचाकर अपने रिश्ते को आगे नहीं बढ़ा सकता, जैसा अमित और दिव्या ने सोचा है। उनके परिवार वाले अगर नहीं माने तो वह भागकर शादी कर लेंगे, पर यह कदम मैं बिल्कुल नहीं उठा सकता। अभिनव बोला। अंजलि ने भी उसकी बात का समर्थन करते हुए कहा। मैं भी ये कदम नहीं उठा सकती। मेरे लिए भी मेरे माता पिता की इज्जत सबसे ज्यादा अहमियत रखती है, पर तुम्हारे प्रति मेरी जो भावनाएं हैं उनका मैं क्या करूं? अंजलि, ये हमारी पढ़ाई का आखिरी साल है। हमें बहुत मेहनत करनी है। इस वक्त अगर हम अपने माता पिता से बात करेंगे तो हमारी पढ़ाई प्रभावित होगी। ऐसा करते हैं, जैसे चल रहा है चलने देते हैं। इस नए एहसास को अभी अपने दिल में ही रखते हैं। कॉलेज के बाद एक अच्छी सी जॉब मिलते ही अपने माता पिता से अपने दिल की बात कह देंगे। पर अंजलि, मैं फिर दोहरा रहा हूँ कि ये सच है कि तुम मेरे लिए बहुत अहम हो, पर मेरे माता पिता से ऊपर नहीं। अभिनव ने अंजलि का हाथ अपने हाथ में लेते हुए कहा। उन दोनों का ये फैसला उनके प्यार को कितना मुकम्मल बनाएगा ये तो वक्त के हाथों में था। वह दोनों तो बस प्यार के इस नए एहसास में खो जाना चाहते थे। अगले दिन दोनों फिर से रेड लाइट पर मिले, पर आज एक अलग एहसास था। अभिनव को देखते ही अंजलि के दिल की धड़कन तेज हो गई। कैंप्स गेट पर अपनी स्कूटी खड़े करते हुए अंजलि बोली। वही सुबह है, वही मैं और वही तुम, पर सब कुछ अलग सा प्रतीत हो रहा है, एकदम नया और ताजगी से भरा। देखा, मेरी शख्सियत ही कुछ ऐसी है, अभिनव ने चुटकी लेते हुए कहा, और फिर दोनों खिलखिलाकर हंस पड़े। अभिनव अंजलि अपनी पढ़ाई की तरफ पूरा ध्यान दे रहे थे। सुबह और शाम में कुछ पल जो उनको मिलते थे उन्हीं को वो भरपूर जीने की कोशिश करते थे, पर कभी कभी किस्मत उन पर मेहरबान हो ही जाती थी। अमित दिव्या जब भी डेट का प्लान बनाते थे तब तब अभिनव और अंजलि को साथ वक्त गुजारने का मौका मिल ही जाता था। ऐसे वक्त को वह ज्यादातर कॉलेज के बगीचे में बैठकर ही बिताते थे। घंटों दोनों अपनी आने वाली जिंदगी, अपनी नौकरी के बारे में बात करते हुए निकालते थे। भले ही दोनों बहुत मर्यादित आचरण में रहते थे, पर एक दूसरे के संग बिताए वह पल उन दोनों के दिलों की भावनाओं को
और मजबूत करते जा रहे थे। वक्त गुजरा और परिणाम परीक्षा घोषित हुए। अंजलि और अभिनव दोनों ही अपने अपने कॉलेज में प्रथम आए और दोनों को ही बेहतरीन जगह पर इंटर्नशिप करने का मौका मिला। कुछ महीने बीतते ही अंजलि के माता पिता ने उसकी शादी का फैसला किया। जब अंजलि और अभिनव के पास कोई दूसरा रास्ता नहीं बचा था, अभी अब हमें बात करनी ही पड़ेगी, अब और नहीं रुक सकते। अंजलि के माथे पर परेशानी की लकीरें साफ उभर रही थीं। दोनों के माँ बाप अमित और दिव्या के द्वारा उठाए कदम से वैसे ही बौखलाए हुए थे। अभिनव जानता था कि ये सही समय नहीं है, पर अब कोई और रास्ता नहीं नजर आ रहा था। दोनों ने तय किया कि वह उसी दिन अपने परिवार वालों से बात करेंगे। अंजलि ने बहुत ही समझदारी से अपने माता पिता को अभिनव के बारे में बताया। उनके बीच क्या तय हुआ था ये भी बताया। पापा, मैं आपकी मर्जी के खिलाफ कोई फैसला नहीं करूंगी। अब हमारा रिश्ता आगे बढ़ता है या यहीं खत्म होगा, ये आप दोनों के फैसले पर निर्भर करता है। अंजलि की आवाज में दृढ़ संकल्प स्पष्ट दिखाई दे रहा था। अंजलि के माता पिता को इस बात की खुशी थी कि अंजलि दिव्या की तरह कोई कदम नहीं उठाएगी। और अभिनव के बारे में अंजलि से सुनकर उन्हें एक बात का तो एहसास हो गया था कि अभिनव एक सुलझा हुआ लड़का है। अंजू बेटा, लड़का अच्छा है, इसमें कोई शक नहीं है। तुझे हमने हमेशा छूट दी कि तू अपने जीवन के फैसले खुद ले। इस फैसले में भी हम तेरे साथ हैं, पर मुझे नहीं लगता कि उस लड़के के माता पिता मानेंगे। उसके उत्तर का इंतजार कर, फिर बात करते हैं। अंजलि के पापा ने प्यार से उसके सर पर हाथ फेरते हुए कहा। अंजलि ने अपने माता पिता को गले से लगा लिया। सच में वह बहुत खुशकिस्मत है। उधर अभिनव के घर पर तो जैसे महाभारत छिड़ गई। पर पापा, आप एक बार अंजलि से मिल तो लीजिए। वो बहुत अच्छी लड़की है, एक अच्छी कंपनी में नौकरी करती है, घर के भी सब काम आते हैं उसको, और क्या चाहिए। अभिनव अंजलि की तारीफ करते हुए बोला। देख बेटा, पहली तो वो हमारी बिरादरी की नहीं, और दूसरी बात, चौहान खानदान की बहुएं नौकरी नहीं करती। अभिनव के पिता ने कड़क जवाब दिया। पापा, बिरादरी के ना होने से क्या होता है, लड़की अच्छी होनी चाहिए, उसमें सारे गुण होने चाहिए। अरे कैसी बात करे है लल्ला तू। अभिनव की माँ बोली। लड़की बिरादरी की ना होगी तो हमारे रीति रिवाज कैसे आगे बढ़ाएगी। हमारी अपनी परंपरा है, अपने तौर तरीके हैं, ये सब कहाँ से आएंगे उसमें। माँ, अभिनव उनके पास जाकर उनकी गोद में सर रखकर बोला। सब करेगी माँ, वो सब सीख लेगी, आपको शिकायत का एक भी मौका नहीं देगी। क्यों जिद कर रहा है छोरे, एक बार कह दिया ना कि नहीं हो सकता ये रिश्ता, अब आगे इस पर कोई बहस ना होगी। अभिनव के पिता ने तेज आवाज में कहा और वहां से चले गए। माँ, अब तो समझो, मैं उसे बहुत पसंद करता हूँ, वो एक अच्छी बहू बनकर दिखाएगी। माँ, समझाओ ना पापा को। अभिनव ने भीगी पलकों से अपनी माँ को समझाने का प्रयास किया। लल्ला, अगर हम जात पात को छोड़ भी दें, फिर भी नौकरी पेशा लुगाई ना आ सके इस घर में, उसको कहे कि नौकरी छोड़ सके, तो मैं तेरे पापा को समझाऊंगी। पर माँ, इंजीनियर बनना उसका सपना था, मैं उससे उसका सपना कैसे छीन सकता हूँ। और अगर वो नौकरी छोड़ दे तो क्या आप अपना फैसला बदल देंगे, अपना लेंगे उसे। अभिनव ने कुछ सोचते हुए कहा। नहीं, कभी नहीं। अभिनव के पिता ने चिल्लाकर कहा। अगर वो लड़की इस घर में बहू बनकर आई तो मेरी लाश पर से आएगी, समझ क्यों नहीं आ रहा। ना बन सकती वो लड़की इस घर की बहू, ये बात गांठ बांध ले तू। अभिनव की माँ ने उसके सामने हाथ जोड़ते हुए बोला। अभिनव लड़खड़ाकर वहीं कुर्सी पर बैठ गया। उसे ऐसा लगा जैसे उसकी दुनिया ही उजड़ गई। उसकी आंखें अश्रुओं से भर गईं और सब कुछ धुंधला सा हो गया, ठीक उसके भविष्य की तरह। अंजलि तेज कदमों से कॉलेज के पार्क में पहुंची। उसे अभिनव को अपने माता पिता का फैसला बताने की बहुत बेताबी थी। अभिनव पहले से ही वहां मौजूद था। अभी माँ पापा ने हमारे रिश्ते को स्वीकार कर लिया। ओह अभी, मैं इतनी खुश हूँ कि अभी क्या हुआ? तुम्हारी आंखों में इतनी सूजन क्यों है? कुछ बोलो, क्या हुआ? अंजलि रुआंसी हो उठी। अंजी, मेरे माता पिता नहीं माने, और ये कहकर उसने घर में जो कुछ भी हुआ वह सब बता दिया। अंजी भाग जाते हैं, वरना ये लोग मुझे और तुम्हें कभी एक नहीं होने देंगे। अभिनव बोला। पागल हो गए हो क्या अभिनव? क्या तय किया था हमने, भूल गए क्या? हम कोई ऐसा कदम नहीं उठाएंगे जिससे हमारे माँ पापा को कोई तकलीफ हो या उनका सिर शर्म से झुक जाए। और जो कह रहे हो, क्या कर पाओगे? अंजलि ने अभिनव को याद दिलाते हुए कहा। याद है, सब याद है। नहीं कर पाऊंगा,
क्योंकि मेरे सिवाय उनका कोई नहीं है। पर तुम्हारे बिना जिंदगी के कोई मायने नहीं रह जाएंगे। अभिनव ने अपने आप को संभालते हुए कहा, वक्त सब जख्म भर देगा और ये कोई अंत नहीं है। हम हमेशा दोस्त थे और रहेंगे। दोनों कुछ देर वहां बैठे रहे। खामोश की चादर ने जैसे दोनों को ढक लिया था। फिर अंजलि उठी और अभिनव को अलविदा कहते हुए बोली, अभी तुम मेरी जिंदगी के सबसे खास दोस्त रहोगे और हमेशा मेरी दुआओं में रहोगे। अभिनव ने अंजलि का हाथ पकड़कर भरे स्वर में कहा, एक बात याद रखना अंजी, मेरे लिए हमेशा ये जानना जरूरी होगा कि तुम ठीक हो, खुश हो, और ये हक मुझसे मत छीनना। अंजलि ने एक सुंदर सी मुस्कान दी और वहां से चली गई। अभिनव उसे आंखों से ओझल होने तक देखता रहा और अंजलि चाहते हुए भी पीछे मुड़कर नहीं देख पाई, पर अपनी आंखों से लगातार बह रहे आंसुओं को रोक नहीं पाई। अंजलि, मैं माधव बोल रहा हूँ, अभिनव का दोस्त। क्या तुम मेरे घर पर आ सकती हो? अभिनव ने बहुत पी रखी है और वह सिर्फ तुमको ही याद कर रहा है। अंजलि के पैरों तले से जमीन खिसक गई। उसे अपने कानों पर विश्वास नहीं हुआ। उसने झट से स्कूटी की चाबी उठाई और माधव के दिए पते पर पहुंच गई। अभिनव की हालत सच में खराब थी। माधव और उसका एक और दोस्त अंजलि को अभिनव के पास छोड़ वहां से चले गए। अभिनव, ये क्या हालत बना रखी है? क्या हो गया है तुम्हें? मुझे नहीं मालूम था कि तुम इतने कमजोर हो। मुझे लगा कि तुम एक बहुत सुलझे हुए इंसान हो, पर तुम तो प्यार में हारे हुए देवदास की तरह लग रहे हो। हमारा रिश्ता इतना कमजोर तो नहीं था अभिनव। अंजलि गुस्से से बोली, नहीं अंजी, हमारा प्यार तो हमारी ताकत है, वो ताकत जो मुझे हर परिस्थिति से लड़ने की प्रेरणा देती है। अभिनव ने अंजलि को अपने पास बैठाते हुए कहा, फिर ऐसी बेकार चीज को क्यों हाथ लगाया अभी? अंजलि ने प्यार से अभिनव के चेहरे पर हाथ रखते हुए पूछा। अभिनव ने उसके हाथों को अपने हाथों में थाम लिया और बोला, माँ पापा मुझे शादी करने के लिए मजबूर कर रहे हैं अंजी। अभी मैं इस मानसिक स्थिति में नहीं हूँ। किसी और को अपनी जिंदगी में शामिल करने का ख्याल ही मुझे डरा रहा है। मैं कैसे अभी किसी से शादी कर लूं? मुझे कोई हक नहीं बनता किसी की जिंदगी बर्बाद करने का। ये कहकर अभिनव अंजलि की गोद में सर रखकर रोने लगा। अभिनव, इस समस्या का समाधान भी हम निकाल लेंगे। फिलहाल तुम थोड़ा आराम करो। उठो, मैं तुम्हें बिस्तर पर लेटा देती हूँ। अंजलि अभिनव को सहारा देते हुए बोली। बिस्तर पर लेटकर अभिनव ने अंजलि से कहा, अंजी प्लीज अभी कहीं मत जाना, थोड़ी देर मेरे साथ बैठ जाओ, मैं यहीं हूँ अभी। अंजलि प्यार से उसके सर पर हाथ फेरते हुए बोली, तुम सो जाओ। अभिनव कुछ देर अंजलि को देखता रहा। उसकी आंखों से आंसू रुक नहीं रहे थे। अंजलि की आंखों में भी आंसुओं का समंदर उमड़ पड़ा। कुछ देर बाद जब अभिनव सो गया तो अंजलि उठी और बाहर आ गई। उसने माधव को फोन करके बुलाया और उसके आने पर वह वहां से चली गई। शाम को जब अभिनव उठा तो तुरंत अंजलि का नाम लेते हुए दरवाजे की तरफ भागा। माधव ने उसे बताया कि वह चली गई, पर उसके लिए एक खत छोड़ गई है। अभिनव ने तुरंत वह खत लिया। उसका सिर बहुत दर्द कर रहा था। क्या हुआ था उसे कुछ याद नहीं आ रहा था। कांपते हाथों से उसने खत खोला। अभिनव, मैं जानती हूँ कि तुम बहुत परेशान हो और तुम्हारा परेशान होना लाजमी है। इस समय मैं और तुम दोनों इस अवस्था में नहीं हैं कि किसी और को अपनी जिंदगी में शामिल कर सकें। मेरा तुम्हारे लिए एक सुझाव है, तुम आगे की पढ़ाई के लिए मुंबई वाले कॉलेज में प्रवेश पत्र भर दो। इसके दो फायदे होंगे। एक, तुम्हें आगे सीखने का मौका मिलेगा, जिससे बड़े हॉस्पिटल में तुम्हें प्रैक्टिस का मौका मिलेगा। दूसरा ये कि इस बहाने तुम अपने माता पिता को फिलहाल शादी ना करने से रोक सकोगे। मेरा एक और सुझाव है, हम हमेशा दोस्त रहेंगे, ये सच है, पर इस समय वक्त की नजाकत को देखते हुए मैंने ये फैसला लिया है कि हम अभी एक दूसरे से नहीं मिलेंगे और ना ही बात करने की कोशिश करेंगे। ये हमारी आने वाली जिंदगी के लिए बहुत जरूरी है और मैं आशा करती हूँ कि तुम मेरे इस फैसले का मान रखोगे। तुम्हारी दोस्त अंजलि। अभिनव की आंखों से अश्रुधारा बह निकली। अंजलि ने कितनी समझदारी से सारी परिस्थिति संभाल ली। उसने अंजलि के फैसले का मान रखा और काफी वक्त तक उससे बात करने की कोशिश नहीं की। पर एक दिन उस पर जैसे गाज गिर गई जब उसे पता चला कि अंजलि बिना उससे मिले दिल्ली चली गई। उसने अंजलि को बहुत फोन किए, पर उसने शायद अपना नंबर बदल दिया। कुछ महीने बाद उसके माता पिता और भाई भी वहीं चले गए।
अभिनव भी आगे की पढ़ाई के लिए मुंबई चला गया। उसका मन अंजलि के इस कदम से बहुत दुखी था। प्यार आज भी था, पर कहीं ना कहीं उसके मन में अंजलि के प्रति एक गुस्सा भी था। अंजलि ने अपना वादा पूरा नहीं किया। उसने अपना वादा तोड़ दिया था कि वह सदा दोस्त रहेंगे और हर सुख दुख में एक दोस्त की तरह एक दूसरे का साथ देंगे। रविवार का दिन था। अस्पताल का ओपीडी भरा हुआ था। स्पेशल वार्ड के बाहर बैठी 5 साल की पीहू सभी आने जाने वालों को देख रही थी। उसके साथ दो बुजुर्ग बैठे उस प्यारी सी बच्ची को देख रहे थे। बच्ची ने अपने बैग से बिस्कुट का पैकेट निकाला और खाने लगी। तभी उसने उन दो बुजुर्गों को देखा और पैकेट उनकी तरफ बढ़ाते हुए कहा, आप लेंगे? मम्मी कहती हैं कि हमें अपनी चीज सबको बांट कर खाना चाहिए। अरे वाह, आपकी मम्मी ने तो बहुत अच्छी बातें सिखाई हैं आपको। बुजुर्ग महिला बोली। कौन से स्कूल में पढ़ते हो बेटा? बुजुर्ग ने पूछा। पहली बात, मैं बेटा नहीं बेटी हूँ, मूंछों वाले अंकल। दूसरी बात, मैं होली चाइल्ड में पढ़ती हूँ। और तीसरी बात तो आपने पूछी ही नहीं, पीहू ने मासूमियत से कहा। दोनों बुजुर्ग हंसने लगे कि तभी नर्स बाहर आई और बोली, चलिए अंकल जी, आपका ब्लड टेस्ट लेना है। बुजुर्ग के चेहरे का रंग उड़ गया। वह परेशान से हो गए। आप डर रहे हो ना मूंछों वाले अंकल? पीहू ने उत्सुकता से उछलते हुए कहा। अरे बेटा, माफ करो बिटिया, मैं डरता नहीं, बस थोड़ा सा दर्द होता है ना, इसलिए घबरा रहा हूँ। पीहू हंसते हुए बोली, दर्द नहीं होता, ये देखो मैं तो कितनी बार खून दे चुकी हूँ। आप घबराओ मत, मैं आपके साथ चलती हूँ। वह दोनों बुजुर्ग उसका हाथ देख सहम गए। बुजुर्ग महिला ने उसका हाथ पकड़ा और प्यार से सहलाने लगी। पीहू उनके साथ अंदर चली गई और उन बुजुर्ग को अपनी प्यारी बातों में उलझाए रखा। और कब नर्स ने उनका खून लिया पता ही नहीं चला। अरे वाह, आप तो जादूगर हो। मेरी मम्मी मेरे साथ ये खेल खेलती हैं जब भी मेरा ब्लड टेस्ट होता है, और फिर मैं रोती भी नहीं। पीहू उछलती हुई बोली, अपना नाम तो बता दो बिटिया रानी, बुजुर्ग महिला ने पूछा। पीहू, उसने मुस्कुराते हुए कहा। तभी उसे अपनी माँ की आवाज आई और वह वहां चली गई। पीहू, कहाँ गई थी तुम? मैं कब से ढूंढ रही थी तुम्हें। चलो डॉक्टर आ गए हैं। अंजलि ने प्यार से उसे गले लगाते हुए कहा। कहीं नहीं मम्मी, मैं एक मूंछों वाले अंकल की हेल्प कर रही थी। पीहू उसकी गोद में चढ़ती हुई बोली। पीहू के सारे शरीर पर ईसीजी मशीन की तारें लगी थीं। 3-4 नर्स और एक डॉक्टर उसका निरीक्षण कर रहे थे। अंजलि बाहर से बार बार अंदर झांक कर देख रही थी। उसकी आंखों में आंसू थे। अपने जिगर के टुकड़े को इस हालत में देख नहीं पा रही थी। तभी डॉक्टर बाहर आया और अंजलि को अपने केबिन में बुलाया। क्या लगता है आपको डॉक्टर, क्या पीहू ठीक हो जाएगी? अंजलि रुआंसी सी हो गई। देखिए अंजलि जी, केस थोड़ा नाजुक है। उसके दिल में जो सुराग है वह ऑपरेशन से ठीक हो सकता है, पर थोड़ा रिस्क है। क्या आप ये रिस्क उठाने को तैयार हैं? डॉक्टर ने अंजलि को जानकारी देते हुए कहा। डॉक्टर, रिस्क तो लेना ही पड़ेगा। ये सुराग धीरे धीरे उसकी जिंदगी को मुश्किल में डाल देगा। आप सर्जरी के लिए अच्छे से अच्छे सर्जन को बुलाइए, अंजलि बोली। बिल्कुल अंजलि जी, आप बेफिक्र रहिए। डॉक्टर चौहान हमारे सबसे काबिल सर्जन हैं, वही पीहू का केस देखेंगे। आप तब तक फॉर्म भरिए, वो बस आते ही होंगे। पीहू बिस्तर पर लेटी खिड़की से बाहर देख रही थी। कुछ बच्चे अस्पताल के पार्क में खेल रहे थे। तभी पीछे से उसको एक आवाज आई। आप भी खेलना चाहती हैं उन बच्चों के साथ? हाँ, पर मम्मी मना करती हैं, कहती हैं कि मैं थक जाऊंगी। फिर उसने उस आदमी को ऊपर से नीचे तक देखा और बड़ी मासूमियत से बोली, आप डॉक्टर हैं, आप करेंगे मेरा इलाज। मैं आपको अपनी सारी चॉकलेट और बिस्कुट दे दूंगी, बस मुझे भी उन बच्चों की तरह खेलना है। तभी नर्स अंदर आई और बोली, डॉक्टर अभिनव, ये हैं पीहू की माँ, ये आपको सारे पेपर दिखा देंगी। अभिनव पीछे मुड़ा और सामने अंजलि को खड़ा पाया। दोनों एक दूसरे के आमने सामने थे। दोनों के दिल जैसे तेज रफ्तार से धड़कने लगे। कभी सोचा नहीं था उन्होंने कि दोनों की फिर से मुलाकात होगी, और वो भी इन हालातों में। पुराने दिनों की स्मृतियां मानो दोनों के जहन में फिर से ताजा हो गईं। दोनों ने अपने आप को संभाला और अंजलि ने बात की शुरुआत करी। अभिनव, तुम? अभिनव वैसे तो अंजलि को अपने समक्ष खड़ा देखकर प्रफुल्लित था, जिसे वह आज तक नहीं भूल पाया। वह आज उसके सामने खड़ी है, पर कहीं ना कहीं अंजलि के प्रति एक गुस्सा भी था। इस तरह बिन बताए उसकी जिंदगी से चले जाने का फैसला अभिनव को आज भी तड़पाता था। उसने बहुत रूखे स्वर में जवाब दिया, आप पेपर लेकर मेरे केबिन में आइए, वहीं बात करते हैं।
ये कहकर अभिनव तुरंत वहां से चला गया। अभिनव की आंखें पूरी तरह से लाल हो गई थीं। आंसू थम ही नहीं रहे थे। उसे समझ नहीं आ रहा था कि वह किस बात को लेकर रो रहा है। अंजलि के गैर जिम्मेदाराना फैसले पर, या अंजलि के मिल जाने पर, या इस सच्चाई पर कि उसने शादी कर ली, या फिर नन्ही सी पीहू के लिए। तभी उसको दरवाजे पर दस्तक सुनाई पड़ी। वह तुरंत बाहर आया। अंजलि उसका इंतजार कर रही थी। उसने अंजलि को इशारे से बैठने को कहा और उसके हाथ से पीहू के पेपर लेकर पढ़ने लगा। अंजलि अभिनव को एक टक देखती रही। कितना अलग लग रहा था वो। उसने कभी अभिनव को सूट में नहीं देखा था। आंखों पर चश्मा था। चेहरे पर उस बेफिक्र मनमोहक मुस्कान की जगह गंभीरता थी। अभिनव की बेरुखी का अंदाजा था उसे, इसलिए उसके ऐसे बर्ताव पर उसे आश्चर्य नहीं हुआ। वह उससे बात कर उसकी शिकायतों को दूर करना चाहती थी, पर इस समय उसके लिए पीहू से ज्यादा और कुछ अहमियत नहीं रखता था। वह ये सब सोच ही रही थी कि अभिनव बोला, पीहू को पिछले 2 साल से परेशानी है और आपने अब तक उसका सही इलाज नहीं कराया। अगर करवाया होता तो आज ऑपरेशन की नौबत नहीं आती। इतनी गैर जिम्मेदार कैसे हो गई आप? अंजलि को अभिनव का बार बार आप कहना तीर के समान चुभ रहा था, पर उसने अपने गुस्से को दरकिनार करते हुए कहा, 2 साल पहले तक कोई लक्षण नहीं दिखे इस बीमारी के। अभी कुछ महीने पहले पीहू को चक्कर आने लगे, तब उसका पूरा चेकअप करवाने पर इस बीमारी का पता चला। पर डॉक्टर अवस्थी ने आपको इस ऑपरेशन से जुड़े रिस्क के बारे में तो बताया ही होगा। अभिनव बोला, जानती हूँ अभिनव, पर प्लीज कुछ भी करो, मेरी पीहू को ठीक कर दो। वो मेरी जिंदगी है, उसके बिना मैं जी नहीं पाऊंगी। ये कहते हुए अंजलि रो पड़ी। अभिनव को समझ नहीं आ रहा था कि वह क्या करे, अंजलि को कैसे चुप कराए। अंजलि का दर्द उससे बर्दाश्त नहीं हो रहा था। वह अंजलि के पास गया और उसे चुप कराते हुए बोला, अंजलि धीरज रखो, सब ठीक हो जाएगा। अगर तुम इस तरह हार मान जाओगी तो पीहू को कौन संभालेगा? मैं पूरी कोशिश करूंगा अंजलि। अंजलि ने अपने आप को संभाला और बोली, अभिनव रिस्क कितना बड़ा है। अंजलि, अगर थोड़ा पहले पता चलता तो बिना सर्जरी उसका इलाज हो सकता था। पैर की नस के सहारे दिल तक पहुंचकर छेद को एक एडवाइस से बंद किया जा सकता है। पर पीहू का केस थोड़ा नाजुक है। वैसे तो अक्सर छोटे बच्चों के दिल के छेद समय के साथ भर जाते हैं, पर पीहू का छेद भर नहीं रहा, और अगर इसे जल्दी नहीं भरा तो ये उसकी जिंदगी के लिए खतरनाक होगा। आज से ही उसका इलाज शुरू हो जाएगा। अभी 1 हफ्ते तक कुछ टेस्ट होंगे, उसके बाद सर्जरी होगी। पर फिक्र मत करो, उसके सारे टेस्ट में मैं वहाँ मौजूद रहूंगा। अभिनव ने अंजलि को दिलासा देते हुए कहा, थैंक्स अभिनव, तुम हो तो मैं निश्चिंत हो सकती हूँ कि मेरी पीहू सही हाथों में है। अंजलि, एक बात पूछूं, अगर बुरा ना मानो तो? इतना बड़ा ऑपरेशन होने जा रहा है, पर पीहू के पापा नहीं आए। दरअसल वो दुबई में हैं, उनका आना अभी मुमकिन नहीं है, इसलिए ये सब मुझे ही संभालना होगा। अंजलि ने जवाब दिया। अभिनव ने अपनी हैरानी व्यक्त करते हुए कहा, बेटी से ज्यादा जरूरी और क्या हो सकता है? मेरे ख्याल से उनको यहाँ होना चाहिए, पीहू का हौसला बढ़ाने के लिए। और फिर अभी तक 1 हफ्ते तक बहुत भागदौड़ रहेगी, तुम अकेले कैसे संभालोगी? यहाँ मेरे पास माँ पापा हैं, मैं संभाल लूंगी। पीहू के पापा ने अपनी कंपनी के साथ बॉन्ड साइन किया था, जिसके चलते वह 2 साल तक वापस नहीं आ सकते। खैर मेरी छोड़ो, तुम बताओ घर पर सब कैसे हैं? तुम्हारे माता पिता, तुम्हारी पत्नी और? अंजलि ने बात पलटते हुए कहा। अभिनव एक हल्की सी हंसी हंसा और बोला, सब मजे में हैं। कल से पीहू के टेस्ट शुरू होंगे। अंजलि उठ के चली गई। अभिनव उसे देखता रहा। वक्त के साथ अंजलि का शरीर कमजोर हो गया था। वह पहले से भी ज्यादा पतली दिख रही थी। खुले लहलहाते बालों की जगह बंधे हुए बालों ने ले ली थी। सलवार सूट की जगह साड़ी थी। वैसे पहली बार उसने अंजलि को साड़ी में देखा था। फब रही थी वह उसमें। अभिनव उठा और घर के लिए निकल पड़ा। घर पहुंचकर उसने धीरे से दरवाजा खोला। बंद कर ही रहा था कि माँ की आवाज उसके कानों में पड़ी, आ गया बेटा, देर कर दी आज, खाना लगा दूं? नहीं माँ, आप रहने दो, मालती लगा देगी। अभिनव ने मालती को आवाज लगाते हुए कहा। अभिनव हाथ मुंह पोंछकर बाहर आया। तब तक मालती खाना परोस चुकी थी। अभिनव चुपचाप खाने लगा। तभी उसके पिताजी आकर उसके पास बैठ गए। पापा, आपने आज का टेस्ट करा लिया था? माफ कीजिए, मैं आ नहीं पाया, थोड़ा सा व्यस्त था। हाँ, करा लिया। आज तो मानो चमत्कार हो गया। तू तो जाने है मैं इंजेक्शन से कितना डरूं,
पर आज वो छोटी सी बच्ची पीहू की वजह से मुझे डर ही ना लगा। उसके पिता ने कहा, पीहू, आप पीहू से मिले? अभिनव ने हैरान होकर पूछा। हाँ, बड़ी प्यारी बच्ची है, कितनी प्यारी बातें करती है। उसकी माँ ने बड़े अच्छे संस्कार दिए हैं उसे। उसकी माँ ने कहा, अच्छा, और ये आपको कैसे पता चला? अभिनव ने कटाक्ष करते हुए कहा। बच्ची की बातों से ही पता चल गया था कि उसकी माँ बहुत ही सुलझी और समझदार है। पर तू कैसे जानता है उस बच्ची को? अभिनव के पिता ने पूछा। वो मेरी मरीज है, कुछ दिनों में उसका ऑपरेशन है, उसके दिल में सुराख है। अभिनव ने भारी मन से कहा, हे भगवान, प्रभु, इतनी छोटी सी बच्ची को कैसे इतना कष्ट दे रहे हो? भगवान करे तू उसे ठीक करने में कामयाब हो जाए। बेचारी की माँ पर क्या बीत रही होगी। भगवान उसे ताकत दे। अभिनव की माँ ने रुआंसी आवाज में कहा। अभिनव हैरानी से अपनी माँ को देखता रहा और फिर उठकर अपनी स्टडी में चला गया। अभिनव उठकर अपनी स्टडी में चला गया। हैरान था वो ये सोचकर कि उसके माता पिता आज जिस औरत को सुलझी और समझदार कह रहे हैं, तब उससे मिले बिना, उसको देखे बिना उसके विरुद्ध अपना फैसला सुना दिया था। आज भी उससे मिले बिना उसके पक्ष में फैसला ले लिया। अजीब मानसिकता के शिकार हैं दोनों। अभिनव ये सोच ही रहा था कि मालती कमरे में आई। अभिनव अपने आप को अंजलि के ख्वाब से निकालकर सच के धरातल पर उतारने की कोशिश करता हुआ बोला, माँ पापा सोने गए? मालती ने हाँ में सिर हिलाते हुए जवाब दिया। तुम भी सो जाओ, मुझे कुछ काम है, थोड़ी देर लगेगी। अभिनव ने मालती से नजरें हटाते हुए कहा, आपसे एक बात करनी थी। मालती ने धीरे से कहा, ओ अच्छा, आओ बैठो, बोलो क्या बात है? अभिनव ने आराम से पूछा, मुझे कुछ दिनों के लिए माँ के पास जाना है। उनकी तबीयत ठीक नहीं है, पर माताजी मना कर रही हैं, कह रही हैं कि घर कौन संभालेगा। अरे मैं कितनी बार कह चुका हूँ कि अपनी माँ को यहाँ के हॉस्पिटल में दिखा दो, पर तुम्हारी माँ मानती ही नहीं। खैर तुम जरूर जाओ और माँ पापा की चिंता मत करो, मैं इंतजाम कर दूंगा, और कोई बात हो तो बताओ। वो मुझे नहीं, कुछ नहीं। मालती उठकर जाने लगी। अभिनव ने उसे आवाज लगाकर रोकते हुए कहा, पैसे चाहिए ना तुम्हें? मालती, तुम्हें कितनी बार कहा है कि जब चाहे मुझसे निसंकोच पैसे मांग लिया करो। जो तुम्हारा है उसे लेने में संकोच कैसा? अभिनव ने लॉकर से 20,000 रुपए निकालकर मालती के लिए दे दिया। इतने सारे रुपए का मैं क्या करूंगी, थोड़े से ही चाहिए। मालती बोली, तुम इतने दिनों के बाद घर जा रही हो, सबके लिए कुछ लेकर नहीं जाओगी क्या? मैं थोड़ा व्यस्त हूँ, वरना तुमको खुद खरीदारी के लिए ले जाता। अभिनव मुस्कुराते हुए बोला। मालती भी मुस्कुरा दी और पैसे लेकर चली गई। अगले दिन से पीहू के टेस्ट शुरू हो गए। अभिनव हर समय उसके साथ था। वह ये देखकर बहुत खुश था कि पीहू भी अंजलि की तरह बहुत साहसी है। हंस के वो हर टेस्ट के लिए मान जाती है और उसकी सारी जानकारी भी इकट्ठा करती है। डॉक्टर अंकल, मैं बड़े होकर आपकी तरह डॉक्टर बनूंगी। पीहू टेस्ट करवाते हुए बोली। अच्छा, मम्मी की तरह इंजीनियर क्यों नहीं? अभिनव ने मुस्कुराते हुए पूछा। अरे अंकल, आधी डॉक्टर तो बन ही गई हूँ, बस थोड़ी सी पढ़ाई और करनी है और बन जाऊंगी मैं आपकी तरह डॉक्टर। पीहू अपने कॉलर को ऊपर करते हुए बोली। बात तो आप बिल्कुल सही कह रहे हो। अच्छा, अगर मैं आज आपको पार्क ले जाऊं तो मुझे आधी चॉकलेट मिलेगी? अभिनव ने पीहू को टेस्ट टेबल से उठाते हुए कहा। सच? पीहू ने अभिनव को गले लगा लिया। आप पूरी चॉकलेट ले लेना, अब तो आप मेरे दोस्त बन गए हो। अभिनव ने पीहू को गोद में उठा लिया। उसकी आंखें नम हो गईं। वो पीहू को नीचे पार्क में ले गया और उसके और बाकी बच्चों के साथ खूब खेला। इतने में अंजलि पीहू को ढूंढती हुई पार्क में पहुंची। अभिनव और पीहू को खेलता देख न जाने क्यों उसकी आंखों में आंसू आ गए। तभी पीहू उसके पास आकर उससे लिपट गई। मम्मी, आप भी आ जाओ, मिलकर खेलते हैं। डॉक्टर अंकल मेरे दोस्त बन गए हैं अब। पीहू, बहुत देर हो चुकी है, अब आपको आराम करना चाहिए। अंजलि अभिनव की तरफ देखते हुए बोली। पीहू, आपकी मम्मी ठीक कह रही हैं, चलिए कमरे में चलें। अभिनव बोला, पर एक शर्त पर। आप मुझे गोद में उठाकर लेकर जाओगे? पीहू अभिनव की गोद में चढ़ते हुए बोली। अरे पीहू, नीचे उतरो, गलत बात। अंजलि उसको डांटते हुए बोली। मम्मी, मैं आई भी अंकल की गोद में ही थी, तो जाना भी तो उन्हीं की गोद में पड़ेगा ना। पीहू अभिनव के हाथ पर ताली बजाते हुए बोली। बिल्कुल सही बात, अभिनव ने उसे गोद में उठाते हुए कहा। पीहू को कमरे में छोड़कर अभिनव ने अंजलि को अपने केबिन में बुलाया। पीहू के पहले टेस्ट की रिपोर्ट आ गई है, सब ठीक है। अब कुछ मुश्किल टेस्ट होंगे जिनमें पीहू शायद डर जाए। वैसे मैं तो वहाँ रहूंगा ही, पर मैंने इजाजत मांग ली है, तो तुम भी उसके साथ ही वहाँ रुक सकती हो।
तुम वहाँ होगी तो उसका हौसला बढ़ा सकोगी। थैंक्स अभिनव, पीहू के लिए तुम जो कुछ भी कर रहे हो उसके लिए मैं तुम्हारी शुक्रगुजार हूँ। अंजलि बोली। डॉक्टर हूँ, ये मेरा फर्ज है। अभिनव बोला, फिर कुछ सोचकर बोला, वैसे तुम चाहो तो अपने पति को ये सारी रिपोर्ट मेल कर सकती हो, हॉस्पिटल की वेबसाइट से डाउनलोड करके। चाहो तो मैं कर देता हूँ, मुझे उनका ईमेल एड्रेस बता दो। क्यों? मेरा मतलब है कि उनको रिपोर्ट क्यों भेजनी है, मैं ही पढ़ लूंगी। अंजलि ने हिचकिचाते हुए कहा। कमाल है अंजलि, पीहू के पापा उसकी रिपोर्ट भी नहीं देखना चाहेंगे। इतनी भी क्या व्यस्तता है जो उनके पास जरा सा भी समय नहीं है। अभिनव ने ताने भरे स्वर में कहा। तभी अभिनव का फोन बजा। उसने अंजलि के उत्तर की प्रतीक्षा करते हुए फोन उठाया। हाँ मालती बोलो। अच्छा ठीक है, संभल कर जाना और इस बार अपनी माता जी को साथ लेकर आना, मैं चेकअप करवा दूंगा उनका। कहकर अभिनव ने फोन रख दिया। तुम्हारी पत्नी का फोन था? अंजलि ने उत्सुकता से पूछा। अभिनव कुछ देर तक अंजलि को देखता रहा, फिर मुस्कुराते हुए बात को बदलते हुए बोला, अच्छा आज तुम रात को मत रुकना, वैसे भी आईसीयू के अंदर किसी को जाने की इजाजत नहीं है, यूं बेकार बाहर बैठी रहोगी। आज रात मैं यहीं हूँ तो पीहू को मैं देख लूंगा, इतना भरोसा तो कर ही सकती हो मुझ पर। अभिनव ने अंजलि की आंखों में देखते हुए कहा। कैसी बातें कर रहे हो अभिनव, तुम हो इसीलिए मैं बेफिक्र होकर ऑफिस भी चली जाती हूँ, और पीहू की इतनी देखभाल करने के लिए मैं तुम्हारा जितना शुक्रिया अदा करूँ कम है। अंजलि ने कोमल स्वर में कहा। रात को अभिनव बच्चों के वार्ड का चक्कर लगाने निकला। उसने देखा पीहू अभी तक जाग रही है। वह उसके पास गया और फुसफुसाते हुए बोला, पीहू द चैंपियन को नींद नहीं आ रही? बस इतनी सी बात, कहानी तो हम भी सुना सकते हैं, पर पहले ये बताओ कि पापा आपको कौन सी कहानी सुनाते हैं? कोई नहीं, क्योंकि वो तो यहाँ है ही नहीं। पीहू अभिनव की गोद में सर रखते हुए बोली। अभिनव ने उसके सर पर थपकी देते हुए पूछा, पापा अभी नहीं हैं, पर जब होते हैं तो कौन सी कहानी सुनाते हैं? पापा तो मेरे पास कभी आते ही नहीं, वो तो हमेशा से बाहर ही रहते थे, मैंने तो उनको कभी देखा ही नहीं। पीहू ने भोलेपन से जवाब दिया। पीहू अभिनव के गले लगती हुई बोली, मम्मी को बुला दो, मुझे उनके बिना नींद नहीं आती, वो मुझे परियों की कहानी सुनाती हैं। अभिनव एक पल के लिए चौंक गया। वह समझ नहीं पा रहा था कि पीहू ने अभी अभी क्या कह दिया। वो अपने पापा से कभी मिली ही नहीं, ऐसा कैसे मुमकिन है? फोन पर बात या वीडियो कॉल तो करते होंगे पापा? अभिनव ने पूछा। नहीं, मम्मी कहती हैं कि उनको बहुत काम रहता है, इसलिए वो सिर्फ रात को फोन करते हैं, पर तब तक मैं सो जाती हूँ। पीहू अभिनव के स्टेथोस्कोप से खेलती हुई बोली। तो आपके घर में पापा की फोटो तो होगी ही, कैसे दिखते हैं पापा? बहुत हैंडसम होंगे है ना? पता नहीं, घर पर पापा की कोई फोटो नहीं है, पर डॉक्टर अंकल मुझे ऐसा लगता है कि मेरे पापा आपकी तरह दिखते होंगे, क्योंकि मम्मी ने मुझे पापा का जैसा चेहरा बताया है, आपका चेहरा काफी मिलता जुलता है उनसे। पीहू उसके चेहरे की तरफ देखकर बोली। अभिनव कुछ पल के लिए खामोश हो गया। अंजलि कुछ तो छिपा रही है उससे। क्या छिपा रही है? उसका पता वो लगा कर रहेगा। अगली सुबह जब अभिनव पीहू की जांच कर रहा था तो अंजलि के माता पिता और भाई का पूरा परिवार पीहू से मिलने आया। अंजलि की माँ अभिनव को देखते ही पहचान गई और बोली, अभिनव बेटा, आप हो पीहू के डॉक्टर? अभिनव ने हाँ में सिर हिलाया और उनके पैर छुए और बोला, जी। अंजलि ने बताया नहीं आपको? हम यहाँ थे ही नहीं, अर्जुन के पास बेंगलुरु में थे, उसके पिता ने जवाब दिया। अभिनव ने उनके भी पैर छुए और अर्जुन से हाथ मिलाते हुए बोला, अच्छा हुआ कि आप लोग पीहू से मिलने आ गए, वरना पिछले 3 दिनों से अंजलि के सिवा पीहू के पास और कोई नहीं था। उसके पापा भी दुबई में हैं, तो वह अकेला महसूस कर रही थी। अभिनव पीहू को नर्स के साथ चेकअप के लिए भेजते हुए बोला, पापा, पीहू के पापा तो हैं ही नहीं। अर्जुन के बेटे ने मासूमियत भरे अंदाज में कहा। तभी अर्जुन ने उसे डांटते हुए चुप रहने को कहा। ये तो ऐसे ही बोल रहा है अभिनव भाई, वो दुबई, हाँ दुबई में ही हैं। अर्जुन लड़खड़ाती जुबान से बोला। अभिनव अंजलि की माँ की तरफ मुड़ा और हाथ जोड़कर विनती करते हुए बोला, आंटी जी, सच क्या है? अब आप ही बता सकते हो। सच जानकर क्या करोगे अभिनव? अब तुम्हारी अपनी जिंदगी है, उसमें खुश रहो, इन सब बातों में मत उलझो। अंजलि के पिता ने हाथ जोड़कर कहा, अंकल मेरी जिंदगी तो कब से थमसी गई है, मुझे न जाने क्यों ऐसा लग रहा है कि आप लोग मुझसे कुछ छिपा रहे हैं। आपसे विनती करता हूँ कि मुझे सच बताइए। अभिनव सिर्फ एक बात कहूँगी तुमसे, काश मेरी बेटी तुमसे मिली ही नहीं होती। अपने करियर में भले ही अंजलि ने ऊंचाइयां छुई हैं,
लेकिन निजी जिंदगी में उसके हाथ लगा तो सिर्फ सिफर। अंजलि ने अभी तक शादी नहीं की। अंजलि की माँ रोते हुए बोली, शादी नहीं की तो पीहू? आंटी ये आप क्या कह रही हैं? अभिनव जैसे हिल गया था। बस बेटा, इसके आगे अंजलि ही बताएगी। अंजलि के पिता उसकी माँ को संभालते हुए बोले। अभिनव को समझ नहीं आ रहा था कि उसने जो कुछ भी अभी सुना वह उस पर क्या प्रतिक्रिया दे। अंजलि इतने दिनों से उससे झूठ बोल रही थी। क्यों? क्या वो अब उसके लिए इतना पराया हो गया है कि वो उसे अपनी जिंदगी के सुख दुख में भागीदार भी नहीं बना सकती? ऐसी कौन सी बात है जो वो छुपा रही है? उसने शादी नहीं की तो पीहू? अभिनव झट से अपने केबिन में गया और पीहू की केस फाइल खोली। फॉर्म पर पिता के नाम का स्थान खाली था। तब अभिनव ने मन बनाया कि अब वह अंजलि से सच्चाई जानकर ही रहेगा। वह दृढ़ इरादे से आईसीयू की तरफ बढ़ा, पर उसके कदम अंदर का नजारा देखकर थम गए। अंदर उसके माता पिता पीहू के साथ बातें कर रहे थे। अंजलि भी वहीं खड़ी थी। अभिनव को कुछ समझ नहीं आ रहा था कि वह अंदर जाए कि नहीं। तभी पीहू ने उसे पुकारा, डॉक्टर अंकल, ये हैं वह मूंछों वाले अंकल जिनको सुई से डर लगता है। माँ पापा आप यहाँ? अभिनव ने हैरान होकर पूछा, पर उससे भी ज्यादा हैरान अंजलि थी। उसे नहीं मालूम था कि वह अभिनव के माता पिता हैं। बेटा तूने बताया था ना कि कल पीहू का ऑपरेशन है, इसलिए रहा नहीं गया, इसलिए चले आए। और देख, उसकी मम्मी से भी मुलाकात हो गई। हम इनको कह रहे थे कि कितनी प्यारी बच्ची है इनकी और कितने अच्छे संस्कार दिए हैं इन्होंने अपनी बिटिया रानी को। अभिनव के पिता पीहू के सर पर हाथ फेरते हुए बोले। अंजलि की आंखों में आंसू थे, जिसे आज वह संस्कारी, गुणवान और समझदार कह रहे थे। उससे कभी मिलने तक से इनकार कर दिया था उन्होंने। अभिनव अंजलि के आंसुओं का मोल समझता था। अब उससे रहा नहीं गया। वह बोला, पापा ये अंजलि है, मेरी कॉलेज की दोस्त। अभिनव के माता पिता स्तब्ध रह गए। अचानक उनके पास अल्फाज कम पड़ गए थे। आज उन्हें अपनी सोच पर शर्मिंदगी महसूस हो रही थी। तभी नर्स अभिनव को इमरजेंसी केस के लिए बुलाने आई। अभिनव उसके साथ चला गया। अभिनव के जाने के बाद उसके माता पिता ने अंजलि को अपने पास बुलाया और कहा, बेटा हम जानते हैं कि हमें माफ करना बहुत मुश्किल होगा, पर हो सके तो हमें माफ कर देना। उस समय जात बिरादरी का इतना जुनून सवार था कि तुम दोनों के मासूम प्यार को हम पहचान नहीं पाए। हमने अपने बेटे की खुशियों को अपनी झूठी शान के लिए दांव पर लगा दिया। हमने तुम्हारे साथ उसके रिश्ते को क्या ठुकराया, मानो हमारे बेटे के जीवन से खुशियों को ठुकरा दिया। अंकल प्लीज, आप मुझसे माफी मत मांगिए। ऐसा करके आप मुझे शर्मिंदा कर रहे हैं। मैं इतना मानती हूँ कि जीवन में जो होता है वह अच्छे के लिए होता है। आपने मुझे नहीं अपनाया, पर अभिनव ने आपकी पसंद की लड़की से शादी कर ली। आज वह खुश है और क्या चाहिए? अंजलि बोली। शादी? ये क्या कह रही हो बेटा? अभिनव ने तो शादी ही नहीं करी। क्या क्या कह रहे हैं आप? वो लड़की क्या नाम है? हाँ, मालती। मालती अभिनव की पत्नी नहीं है क्या? अंजलि चौंक कर बोली। मालती? वो तो हमारी नौकरानी है। पर अभिनव ने उसे कभी नौकरानी नहीं माना। उसे बहुत सम्मान देता है, बहन की तरह रखता है और मालती भी बड़ी इज्जत करती है उसकी। पर तुमको किसने कहा कि वो अभिनव की? अरे हम तो तरस गए उसकी शादी के लिए। कितनी मिन्नतें करी पर वो नहीं माना। अभिनव के पिता बोले, मैंने देखा है अपने बच्चे को अकेले अंधेरे कमरे में रोते हुए। इन 6 सालों में खुलकर हंसना तो क्या होता है, ये तो जैसे भूल ही गया है वो। बस घर से अस्पताल और अस्पताल से घर, यही जिंदगी रह गई है उसकी। न कोई दोस्त, न कहीं आना जाना, बेरंग सी जिंदगी हो गई है उसकी। अभिनव की माँ बुझे मन से बोली। अंजलि की तो जैसे आवाज ही गायब हो गई। अभिनव ने उससे इतना बड़ा झूठ बोला, ऐसा कैसे कर सकता है वह? अंजलि तेज कदमों से अभिनव के केबिन में पहुंची। अभिनव कुछ पढ़ रहा था। अंजलि उसे देखते ही उस पर बरस पड़ी। तुमने मुझसे इतना बड़ा झूठ बोला? मैंने तुमसे कब झूठ बोला? अभिनव ने फाइल जोर से बंद करते हुए कहा। तुमने मुझसे ये झूठ बोला कि तुम्हारी शादी हो गई है। मैंने तुमसे कब कहा कि मैंने शादी कर ली? अभिनव कुर्सी से उठते हुए बोला। अंजलि को अभिनव पर और गुस्सा आ गया। वह तुनक कर बोली, अच्छा जब पहले दिन मिले थे तब मेरे पूछने पर कि माता पिता और पत्नी ठीक है तो तुमने कहा नहीं था कि सब मजे में हैं? तब क्यों नहीं बताया कि तुमने शादी नहीं की? हाँ तो क्या गलत कहा था? माँ पापा ठीक हैं। और रही बात पत्नी की, तो मेरे लिए अगर कोई मेरी पत्नी का दर्जा कभी ले सकती है तो वो सिर्फ तुम हो, और तुम तो ठीक ही हो ना? अभिनव ने अंजलि की आंखों में देखते हुए कहा।
कल जब मालती का फोन आया तभी मैंने तुमसे पूछा, उस समय तो सच बोल सकते थे। वाह, मेरे झूठ से इतना लाल पीला हो रही हो, और तुमने मुझसे इतना बड़ा झूठ बोला, वो कुछ नहीं। अभिनव अंजलि के करीब आकर बोला। झूठ? मैंने क्या झूठ बोला मैंने? अंजलि अटकते हुए बोली। उसको समझ नहीं आया कि अभिनव को क्या पता चल गया था। तीन तीन झूठ बोले तुमने मुझसे अंजलि। पहला झूठ कि पीहू के पापा दुबई में हैं, दूसरा झूठ कि पीहू के पापा हैं, और तीसरा झूठ कि तुमने शादी कर ली है। इतने सारे झूठ। अभिनव ने अंजलि का हाथ जोर से पकड़ते हुए कहा। हाथ छोड़ो मेरा अभिनव, मुझे जाने दो। अंजलि अपना हाथ छुड़ाते हुए बोली। अभिनव ने उसका हाथ और कसकर पकड़ लिया और उसे अपनी तरफ खींचते हुए बोला। मेरे सवालों का जवाब दिए बिना मैं तुम्हें यहाँ से जाने नहीं दूंगा अंजी। कुछ पल के लिए उस कमरे में सन्नाटा छा गया। ऐसा लग रहा था जैसे कोई तूफान गुजरा हो वहां से। अभी तुमने मेरा हाथ बहुत जोर से पकड़ रखा है, मुझे दर्द हो रहा है, अंजलि रोते हुए बोली। ओह! अभिनव ने अंजलि का हाथ छोड़ दिया और बोला। अंजी, सच क्या है? मेरे ख्याल से इतना हक तो है मेरा। अभिनव ने अंजलि का झुका हुआ चेहरा अपने हाथों से उठाते हुए कहा। अभिनव, तुम्हें भी औरों की तरह लगता है कि मैं गलत हूँ? अंजलि ने नम आंखों से उससे पूछा। नहीं अंजी, बिल्कुल नहीं, इसमें गलत सही कुछ नहीं है। मैं तुम्हारे लिए परेशान हूँ, पीहू के लिए परेशान हूँ। तब से सोच रहा हूँ कि ऐसा क्या हुआ होगा कि तुम्हें उस मासूम बच्ची से झूठ बोलना पड़ा। ऐसा क्या है जो तुम नहीं बताना चाहती? अभिनव अंजलि के आंसुओं को पोंछते हुए बोला। अभी मतलब तुम औरों की तरह मेरे चरित्र पर उंगली नहीं उठाओगे, क्योंकि हमारे समाज में तो हमेशा औरत ही गलत होती है। अभिनव अंजलि की व्यथा को भली भांति समझ रहा था। उसे अंजलि की बातों से इतना तो अंदाजा हो गया था कि इन 6 सालों में उसने समाज के बहुत ताने सहे हैं। वह गुस्से से भर गया और बोला। बस अंजी, अब और नहीं। मुझे बताओ कि वो कौन है जिसकी वजह से तुम्हें समाज की जली कटी बातें सुननी पड़ी। मैं उसे कहीं से भी ढूंढ निकालूंगा। अभिनव गुस्से से भरा हुआ था। तभी एकाएक उसने कुछ सोचा और अंजलि के चेहरे को अपने हाथों में थामकर बोला। कहीं ऐसा तो नहीं कि वह अब इस दुनिया में, मेरा मतलब तुमसे शादी करने से पहले ही वह मर। अभिनव हिचकिचाते हुए बोला। अंजलि ने उसे बीच में ही रोकते हुए उसके होठों पर अपनी उंगलियां रख उसे चुप कराते हुए कहा। भगवान ना करे कभी ऐसा हो। अंजलि अभिनव की आंखों में देखते हुए बोली। अभिनव उसके हाथों को अपने होठों से हटाते हुए दर्द भरी निगाहों से उसे देखता रहा। कौन है वो शख्स अंजी? मुझसे अब और बर्दाश्त नहीं हो रहा। तुम हो अभी, तुम पीहू के पिता हो। अंजलि ने धीरे से अभिनव को अपने से दूर करते हुए कहा। मैं? अभिनव की आंखों के आगे अंधेरा छा गया। उसके सामने पिछले एक हफ्ते में पीहू के साथ बिताए पल एक एक कर घूमने लगे। ये कब हुआ? वह ये सोच ही रहा था कि फॉर्म पर लिखी पीहू की जन्म तारीख उसकी आंखों के सामने आ गई। 14 नवंबर 2090, यानी हमारी आखिरी बार मिलने के ठीक। वह अपने मन में बड़बड़ा रहा था कि अंजलि बोल उठी। हाँ अभिनव, उस दिन तुम होश में नहीं थे। मैं होश में नहीं था अंजी, अपने जज्बात और भावनाओं पर काबू करने की हालत में नहीं था। पर तुम तो होश में थी, तुम तो मुझे रोक सकती थी। अभिनव ने अंजलि का हाथ पकड़कर कहा। जज्बात और भावनाएं क्या सिर्फ तुम्हारे ही अंदर थीं अभिनव? मेरे दिल में कोई जज्बात नहीं थे क्या? बस चाह कर भी रोक नहीं पाई तुम्हें अभी। वो पल ही ऐसा था। अंजलि अभिनव के कंधे पर सिर रखकर रोते हुए बोली। अभिनव कुछ देर अंजलि को सांत्वना देता रहा, फिर उसके चेहरे को अपने हाथों में थामते हुए बोला। इतना बड़ा सच छुपाया तुमने मुझसे। जब तुम्हें पता चला तब मुझे क्यों नहीं बताया तुमने? पीहू पर मेरा भी उतना ही अधिकार है जितना तुम्हारा। फिर मुझे क्यों नहीं बताया तुमने अंजी? अभिनव, उस समय हालात ही कुछ ऐसे थे। जब तक मुझे पता चला तुम आगे पढ़ने मुंबई जा चुके थे। मैं नहीं चाहती थी कि तुमने अपनी जिंदगी में आगे बढ़ने का जो फैसला लिया है उससे तुम्हें किसी भी वजह से पीछे हटना पड़े। आगे बढ़ने का फैसला? तुम्हें लगता है अंजलि कि मैं तुम्हारे बिना आगे बढ़ पाऊंगा? मेरी जिंदगी तो वहीं थम गई थी जहां तुम मुझे छोड़कर गई थी, और इतना बड़ा फैसला तुमने अकेले ही ले लिया। एक बार भी ये नहीं सोचा कि तुम्हारे इस फैसले पर मेरा भी हक है। फिर अभिनव ने कुछ सोचकर अंजलि पर एक और शब्दों का तीर छोड़ते हुए कहा। अंजलि, कहीं तुमने ये तो नहीं सोचा कि अगर मुझे पता चला तो कहीं मैं पीहू को अपनाने से मना ना कर दूंगा? तुमने ऐसा सोचा भी कैसे अंजलि? पीहू मेरी बेटी है
और दुनिया की कोई ताकत मुझे उससे अलग नहीं कर सकती। अभिनव, ये तुम क्या बोल रहे हो? मैं ऐसा क्यों सोचूंगी? तो फिर क्या वजह थी अंजी? क्यों नहीं बताया तुमने मुझे? अभिनव ने अंजलि को अपनी तरफ खींचते हुए कहा। अंजी, मुझे सच जानना है, सिर्फ सच। मुझे इस समय अपने आप से नफरत होने लगी है। वो इंसान जिस पर मैंने सबसे ज्यादा भरोसा किया, उसे ही मुझ पर और मेरे प्यार पर भरोसा नहीं था। मैं इतना कमजोर नहीं हूँ अंजलि, जितना तुमने मुझे समझा है। अभिनव की आंखों में आंसू थे। अभिनव, जैसा तुम सोच रहे हो ऐसा बिल्कुल नहीं है। मुझे तुम पर तब भी भरोसा था और आज भी है। बात तुम्हारी और मेरी नहीं अभिनव, बात तुम्हारे माता पिता की थी। मैं नहीं चाहती थी कि तुम फिर से उसी दोराहे पर आकर खड़े हो जाओ जहां पर तुम्हें किसी एक को चुनना पड़ता। सच बोलूं अभी, तुमने जब मुझ में और अपने माता पिता में से मुझे न चुनकर उन्हें चुना था, तब मुझे बिल्कुल बुरा नहीं लगा था। पर अगर तुम पीहू और अपने माता पिता में से उस समय माँ पापा को चुनते तो मैं बर्दाश्त नहीं कर पाती। मैं तुम्हें उस दोराहे पर फिर से खड़ा नहीं करना चाहती थी। अंजलि अपनी सफाई में बोली। दोराहा? अंजलि, तुम्हें लगता है कि सब कुछ जानने के बाद मेरे सामने किसी एक को चुनने का प्रश्न उठता? पीहू मेरी बेटी है, माँ पापा तो क्या, दुनिया की कोई ताकत मुझे उससे अलग नहीं कर सकती थी। अगर वह तुमको स्वीकार करते तो ठीक था, वरना मैं उन्हें छोड़कर आ जाता। तुम आवाज तो देकर देखती अंजी, अपने अभी पर थोड़ा तो भरोसा करती। अभिनव ने अंजलि को गले लगाते हुए कहा। अंजलि अभिनव के सीने में मुंह छुपाकर रोने लगी। अभिनव, हमने क्या फैसला लिया था? हम अपने माता पिता को हमारी वजह से कभी तकलीफ नहीं होने देंगे। हम ऐसा कुछ नहीं करेंगे जिससे उनका सिर झुक जाए। मैं जानती थी अभी कि तुम सब कुछ छोड़कर आ जाओगे, पर क्या तुम्हारे माता पिता मुझे और पीहू को स्वीकार करते अपना संसार बसाने के लिए? मैं एक माँ को उसके बेटे से दूर करने का बोझ नहीं उठा सकती थी। उस माँ के दिल से मेरे लिए या मेरे बच्चे के लिए कभी दुआएं नहीं निकलती। ऐसा संसार बसाकर हम क्या करते जिसमें हमारे माता पिता का आशीर्वाद नहीं होता? हमारी पीहू को कभी अपने दादा दादी, नाना नानी का स्नेह प्राप्त नहीं होता। जहाँ तुम भले ही हमारे साथ होते, पर तुम्हारा मन हमेशा तुम्हें कचोटता रहता। नहीं अभिनव, मैं इतनी स्वार्थी नहीं हूँ। आज फिर से अभिनव और अंजलि जिंदगी के एक अजीब से दोराहे पर खड़े थे। अभिनव और अंजलि एक दूसरे को बहुत देर तक बाहों में भरकर रोते रहे। जात बिरादरी की रूढ़िवादी जंजीरों में जकड़े दो प्यार करने वाले दिल कितने बेबस और असहाय लग रहे थे। असल में स्वार्थी वो नहीं, हमारा समाज है, और स्वार्थी हैं वह लोग जो इस समाज के बेबुनियाद फैसलों को पत्थर की लकीर मान लेते हैं। बस अंजी, अब और नहीं। अभिनव अंजलि की तरफ देखते हुए बोला। अब मुझे तुमसे और पीहू से कोई दूर नहीं कर सकता। आज तक पापा मुझे अपने फैसले सुनाते आए हैं, आज उनको मेरा फैसला सुनना होगा। आज उन्हें चुनाव करना होगा, बेटा या उनकी बिरादरी, उनका समाज। मैं पीहू को इस समाज की बलि नहीं चढ़ने दूंगा। और अब तुम कुछ नहीं बोलोगी, क्योंकि मैं अब कुछ नहीं सुनूंगा। चलो मेरे साथ। अभिनव अंजलि का हाथ पकड़कर उसे कमरे से बाहर ले जाने लगा। जैसे ही उसने दरवाजा खोला, उसके सामने अंजलि और अपने माता पिता को खड़े पाया। अभिनव ने अंजलि का हाथ कसकर पकड़ लिया। आज उसके इरादे दृढ़ थे। आज ममता का कोई दांव उसे नहीं रोक सकता था, क्योंकि आज उसका अपनी नन्ही सी पीहू के लिए प्यार दुनिया के किसी भी प्यार पर भारी पड़ सकता था। तभी पीछे से पीहू निकलकर सामने आई और अभिनव की गोद में चढ़ गई। अभिनव और अंजलि एक दूसरे को हैरत भरी नजरों से देखने लगे। वह कुछ समझते इससे पहले पीहू बोल उठी। मुझे मूंछों वाले दादू ने सब बता दिया है। आप मेरे पापा हो ना? अभिनव अंजलि एक टक पीहू को देखते रहे। उन्हें समझ नहीं आ रहा था कि वह क्या बोलें। इस गेम में मैं हार गई और आप जीत गए। पीहू ने अभिनव के गालों पर अपने कोमल हाथों से प्यार करते हुए कहा। कौन सा खेल पीहू? मैं समझा नहीं। अभिनव असमंजस में पड़ गया। ओह पापा, मूंछों वाले दादू ने मुझे बताया कि आप दुबई में डॉक्टर हैं, मेरे ऑपरेशन के लिए यहाँ आए हैं। पर आपने और मम्मी ने मेरे साथ एक गेम खेला कि मैं आपको पहचान पाती हूँ कि नहीं, पर पीहू नहीं पहचान पाई, इसलिए आप जीत गए और मैं हार गई। पीहू खुशी से ताली बजाते हुए बोली। अभिनव की आंखें नम हो गईं। उसने कसकर पीहू को अपने गले से लगा लिया, फिर उसे अंजलि की गोद में देते हुए अपने पिता के गले लगकर बोला। पापा, आज मैं आपका जितना शुक्रिया अदा करूं कम है। आज आपने मेरी जिंदगी मुझे लौटा दी। अभिनव के पिता ने हाथ जोड़ते हुए कहा। बेटा, हो सके तो हम दोनों को माफ कर देना।
अपनी झूठी शान और बिरादरी की ऊंची नाक रहे। इसके चलते हमने अपने बच्चों की खुशियों को ठुकरा दिया। माँ बाप तो बच्चों की खुशियों के लिए अपनी खुशियों को त्याग कर देते हैं, और हमने अपने बेटे से उसकी खुशियों का त्याग करा दिया, और उसने हंसते हुए कर भी दिया। अंजलि बेटा, तुम्हारे तो हम बहुत बड़े गुनहगार हैं, हो सके तो हमें माफ कर देना। ये आप क्या कह रहे हैं? माँ बाप के हाथ आशीर्वाद के लिए उठने चाहिए, माफी के लिए नहीं। अंजलि अभिनव के माता पिता के पैर छूकर बोली। आज सबके चेहरे पर चिंता की लकीरें साफ झलक रही थीं। आज पीहू का ऑपरेशन था। ऑपरेशन थिएटर में ले जाने से पहले सबने पीहू को प्यार किया और दुआएं की। अंजलि सबसे अलग कोने में खड़ी थी। अभिनव अंजलि के पास गया और उसे गले लगाते हुए बोला, एक अरसे के बाद मुझे मेरी जिंदगी वापस मिली है। इसे किसी भी हाल में अपने से दूर नहीं जाने दूंगा। भरोसा है ना मुझ पर? सबसे ज्यादा। अंजलि ने अभिनव की आंखों में झांकते हुए कहा। 10 घंटे तक ऑपरेशन चला। जब अभिनव बाहर आया तो उसके चेहरे पर एक सुकून सा था। वह अंजलि के पास आकर बोला, हमारी बेटी तुम्हारी तरह बहुत साहसी और हिम्मत वाली है। अब वह खतरे से बाहर है। बस कुछ दिन और, फिर हम एक साथ होंगे। अंजलि अभिनव से लिपटकर रोने लगी। उसने कभी नहीं सोचा था कि वह पीहू को कभी उसका पूरा परिवार दिला पाएगी। पीहू के ठीक होने पर सब उससे मिलने गए। अभिनव सबको पीहू के साथ हंसते खिलखिलाते देख रहा था। तभी पीछे से अंजलि ने अभिनव का हाथ थामते हुए कहा, क्या देख रहे हो? माँ पापा को देख रहा हूँ। खुश हूँ कि आज वह अपनी उस संकीर्ण रूढ़िवादी सोच से आज़ाद हो गए। काश इस सोच से उनको कुछ साल पहले ही आज़ादी मिल गई होती, तो वो और हम सब पीहू के बचपन के हर लम्हे को पूरी तरह से जी पाते। पर आज भी कितने ऐसे माता पिता हैं जो अभी भी इस मानसिकता में जकड़े हुए हैं, और इनकी इस सोच की वजह से कितने ही प्यार करने वाले दिल बिछड़ जाते हैं। सही कह रहे हो अभिनव, समाज की इस सोच को बदलना जरूरी हो गया है। लोगों को ये समझाना पड़ेगा कि हमारी सोच से बनता है ये समाज, ना कि हम समाज की सोच से। इसलिए हमें अपनी सोच में बदलाव लाने की आवश्यकता है। तभी हम अपने बच्चों को एक बेहतरीन समाज दे पाएंगे जो जात बिरादरी रूढ़िवादी विचारों से घिरा नहीं होगा। तभी हमारी आने वाली पीढ़ी खुलकर सांस ले पाएगी। सही कह रही हूँ ना मिस्टर चौहान? अंजलि ने अभिनव की आंखों में प्यार से देखते हुए पूछा। अभिनव अंजलि को अपनी बाहों में भरते हुए बोला, बिल्कुल सही कहा आपने मिसेज चौहान। और फिर दोनों मुस्कुराकर अपने परिवार को देखने लगे। तो दोस्तों, कहानी यहीं पर समाप्त होती है। दोस्तों, आपको कहानी कैसी लगी कमेंट करके जरूर बताइएगा। कहानी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। कहानी को पूरा सुनने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों।